चलो भाई, लास्ट टर्न पे हम लोग बात कर रहे थे वाटर पॉल्यूशन के बारे में। कहां तक पहुंच गए थे? यूट्रॉफिकेशन पढ़ा दिया था क्या? वाटर पॉल्यूशन स्टार्ट किया था, उसके अंदर ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज बता दी थी। सोर्सेस बता दिए थे, हाउस होल्ड डिटर्जेंट होगा, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट होगा और सीवेज होगा। बस यहीं तक की बात हुई थी। हाउस होल्ड सीवेज में 99.9% वाटर होता है, 0.1% इम्प्योरिटीज होती है। ठीक है, थोड़ा सा हमारा बैच पीछे चल रहा है भैया। आज सुबह वाली क्लासेस दोनों के अंदर ट्यूशन खत्म हो गया और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन शुरू हो गया है। ठीक है। हाउस होल्ड सीवेज की अगर हम लोग बात करें, आपके एनसीईआरटी मॉड्यूल दोनों में एक पाई चार्ट बना रखा है बेटा, जिसके अंदर उसने बताया है कि इसमें 99.9% तो वाटर होता है एंड 0.1% इम्प्योरिटीज होती हैं। राइट। अब ये जो 0.1% इम्प्योरिटीज हैं बेटा, these 0.1% impurities make the water unfit for human use। वेरी 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 इंपॉर्टेंट डेटा बेटा। एनसीईआरटी का यही वाला पार्ट है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनाकर पूछ सकता है। वो आपसे पूछ सकता है कि विच अमंग द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड अंडर सॉलिड इंप्योरिटीज, विच अमंग द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड अंडर कोलोइडल इंप्योरिटीज एंड विच अमंग द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड अंडर डिसॉल्व्ड इंप्योरिटीज। ठीक है। तो 99.9% तो वाटर है और 0.1% इंप्योरिटीज है। केवल इतनी सी इंप्योरिटीज ही मेक द वाटर अनफिट फॉर ह्यूमन यूज। अब ये जो इंप्योरिटीज है बेटा, ये कौन कौन सी हो सकती हैं, आइए उस बारे में बात करते हैं। ये इम्प्योरिटीज सॉलिड हो सकती हैं बेटा, ये इम्प्योरिटीज कॉलोइडल इम्प्योरिटीज हो सकती हैं और ये डिसॉल्व्ड इम्प्योरिटीज हो सकती हैं। अब ध्यान से सुन लेना कि सॉलिड किसको कहते हैं, कॉलोइडल किसको कहते हैं और डिसॉल्व्ड किसको कहते हैं। जो अल्टीमेटली सेडिमेंटेशन करवाने पर सेटल डाउन हो जाएंगे, दोज आर इंक्लूडेड अंडर सॉलिड इम्प्योरिटीज। जो कि वाटर के अंदर सस्पेंडेड बनी रहेंगी, मतलब ना तो डिसॉल्व हो रही हैं और ना ही सेटल डाउन हो रही हैं, आर इंक्लूडेड अंडर कोलोइडल। और जो डिसॉल्व हो जाती हैं, डायरेक्टली अपीयर नहीं होती हैं, वो क्या कहलाएंगी, डिसॉल्व। जो सेटल डाउन हो जाती हैं वो सॉलिड, जो सस्पेंडेड रहती हैं और जो घुल जाती नजर नहीं आती है डिसॉल्व। ठीक है। अब आपको ये याद रखना है कि सॉलिड में कौन सी आएंगी, कोलोइडल में कौन सी आएंगी और डिसॉल्व में। सॉलिड के अंदर हम क्ले, सिल्ट और सैंड, मतलब मिट्टी वाला जितना भी पार्ट है वो अल्टीमेटली सेडिमेंट डाउन हो जाता है बेटा। ये किस में आएगा बच्चों, सॉलिड इंप्योरिटीज में। नेक्स्ट बात करते हैं कोलोइडल इंप्योरिटीज। कोलोइडल इंप्योरिटीज के अंदर क्या क्या चीजें आ सकती हैं, इसमें आ सकता है फीकल मैटर, इसके अंदर आ सकता है बैक्टीरियल कॉलोनीज बेटा, इसमें आ सकता है पेपर एंड क्लॉथ फाइबर्स। ये सब किस में आएंगे बच्चों, कोलोइडल इम्प्योरिटीज में। राइट। डिसॉल्व्ड इम्प्योरिटीज में क्या क्या आ सकता है, इसमें आ सकता है फॉस्फेट्स, नाइट्रेट्स, अमोनिया, हैवी मेटल्स एंड टॉक्सिक केमिकल्स। ये सब चीजें किसमें इंक्लूड हो रही हैं बच्चों, डिसॉल्व्ड इम्प्योरिटीज में। इन चीजों के एग्जाम्पल्स आपको बेटा अलग अलग पता होने चाहिए, रह जाएंगे याद। 0.1% impurities make the water unfit for human use. These impurities include solid, colloidal, and dissolved impurities. Solid impurities include clay, silt, or sand. Colloidal include fecal matter, bacterial colonies, pepper, and cloth fibers. Or dissolved impurities include phosphate, nitrate, ammonia, heavy metals, etc. समझ में आई बात। एनसीईआरटी ने मेंशन भी करके दिया है बेटा कि हैवी मेटल्स वो होते हैं जिनकी डेंसिटी मोर देन 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। राइट बच्चे, ये आपको याद रखना है। ये तो बात होगी बेटा हाउस होल्ड सीवेज के बारे में। अब बात आती है कि वाटर की प्योरिटी को बताने के लिए कोई ना कोई इंडेक्स होना चाहिए बच्चों। वाटर का प्योरिटी इंडेक्स बताने के लिए जिस क्राइटेरिया को हम लोग कंसिडरेशन में लेते हैं, दैट इज नोन एज डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। क्या होता है बेटा, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इज एक्चुअली द प्योरिटी इंडेक्स ऑफ वाटर। क्या है बेटा, ये एक प्योरिटी इंडेक्स ऑफ वाटर है, मतलब आप इसके आधार पर बता सकते हो कि वाटर कितना प्योर है या कितना पॉल्यूटेड है। डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इज मेजर्ड बाय यूजिंग ऑक्सीमीटर। किससे मेजर करते हैं बेटा इसको, ऑक्सीमीटर।
याद रखना, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन अगर लेस देन 8 मिलीग्राम पर लीटर है, कितना बेटा, लेस देन 8 मिलीग्राम पर लीटर, देन इट इज कंसिडर्ड एज पॉल्यूटेड वाटर। क्या माना जाता है बेटा, अगर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन 4 मिलीग्राम पर लीटर से भी कम है, इट इज कंसिडर्ड एज हैवीली पॉल्यूटेड वाटर। कैसा माना जाता है बेटा ये, हैवीली पॉल्यूटेड वाटर। बेटा इसका मतलब आपको डेटा से समझ में आ रहा होगा, जितना ज्यादा डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है उतना ज्यादा पॉल्यूशन है, जितना ज्यादा डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है उतना ज्यादा प्योर है, जितना कम डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है उतना ज्यादा पॉल्यूशन है। समझ में आ गई बेटा बात। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉल्यूशन? बोलो बच्चे, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉल्यूशन। मतलब अगर किसी वाटर सैंपल या वाटर बॉडी का डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कम है, इसका मतलब उसमें पॉल्यूशन ज्यादा है, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन ज्यादा है मतलब उसमें पॉल्यूशन कम है। क्या यहाँ तक की कहानी सब बच्चों को क्लियर? जैसे ही ये बात कहते हैं बेटा, वैसे ही मन में अगला क्वेश्चन आता है कि यार सर, पॉल्यूशन के बढ़ने पर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन में कमी क्यों आती है? भाई पॉल्यूशन बढ़ने पर डिसॉल्व ऑक्सीजन काहे कम हो जाता है? हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि पॉल्यूशन इज ड्यू टू ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज बेटा। जिसमें से ऑर्गेनिक और जो बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज हैं, क्या ये उस वाटर में प्रेजेंट ऑक्सीजन का कंजम्पशन इंड्यूस करेंगी? क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर का होता है डीकम्पोजिशन। क्या होता है बेटा? डीकम्पोजिशन इज अ ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस, जो कि वाटर बॉडी में प्रेजेंट डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को ही यूज करेगा। इस वजह से ऑर्गेनिक मैटर बढ़ने पर लगातार ऑक्सीजन के अमाउंट में कमी आती चली जाती है। कौन से ऑक्सीजन के अमाउंट में? डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे ऑर्गेनिक मैटर बढ़ता है, वैसे वैसे उस वाटर बॉडी में प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का कंजम्पशन करना स्टार्ट कर देते बेटा। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय माइक्रोब्स, क्या बेटा? अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय माइक्रोब्स to decompose organic matter present in water, to decompose organic matter present in water is known as biochemical oxygen demand। क्या कहलाता है बेटा ये? समझ में आई बात? जितनी ऑक्सीजन ऑलरेडी प्रेजेंट है वो क्या है? डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। उस ऑक्सीजन का कंजम्पशन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज करने के लिए जितनी ऑक्सीजन की जरूरत होती है, वही उसका बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहलाता है। क्या यहाँ तक की कहानी सब बच्चों को क्लियर है? अगर हम आपसे पूछा जाए कि बीओडी क्या है, तो ध्यान रखना फुल फॉर्म में हम लोग फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड को। किसको बेटा? अगर ऑप्शन में बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड नहीं है, तब आंसर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जा सकता है। लेकिन अगर दोनों अलग अलग ऑप्शन में दिए हुए हैं, तब तो आंसर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ही जाएगा, क्योंकि बायोटिक कंपोनेंट्स जब केमिकल कंपोनेंट को डिकम्पोज करने के लिए ऑक्सीजन की डिमांड पेश करते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। यहाँ तक की बात क्लियर? अब मैंने आपसे अभी अभी कहा कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता क्या है, सिंपल से टर्म्स में याद होना चाहिए। बताओ। जो ऑर्गेनिक मैटर वाटर में प्रेजेंट है बेटा, उसको डिकम्पोज करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसका मतलब अगर वाटर बॉडी के अंदर बेटा ऑर्गेनिक मैटर बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है? ऑर्गेनिक मैटर बढ़ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है उसको डिकम्पोज करने के लिए ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी। ऑर्गेनिक मैटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बीओडी। क्लियर? दूसरी चीज देखना, दूसरा क्राइटेरिया देखना, अगर वाटर बॉडी के अंदर ऑर्गेनिक मैटर बढ़ रहा है, इसका मतलब वाटर में डिजायरेबल मटेरियल बढ़ रहा है कि अनडिजायरेबल? अनडिजायरेबल मटेरियल बढ़ रहा है, इसका मतलब वाटर में क्या बढ़ रहा है? पॉल्यूशन बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है बेटा? अब इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें, तो क्या कह सकता हूं कि अगर किसी वाटर बॉडी का बीओडी हाई है, इसका मतलब है उस वाटर बॉडी के अंदर पॉल्यूशन भी हाई है। अरे बोलो भाई, अगर वाटर बॉडी का बीओडी हाई है, इसका मतलब उसमें पॉल्यूशन भी हाई है। क्यों? क्योंकि उसमें ऑर्गेनिक कंटेंट ज्यादा है, और ऑर्गेनिक कंटेंट ज्यादा होना वाटर की प्योरिटी इंडेक्स को कम करेगा। समझ में आ गई बात? अगर वाटर में ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ रही है, क्या बढ़ रही है? इसका मतलब अवेलेबिलिटी कम है। अवेलेबिलिटी कम होगी तभी डिमांड बढ़ेगी, या डिमांड बढ़ेगी तभी अवेलेबिलिटी कम होगी, एंड वाइस वर्सा।
कि अगर अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी तो ऑब्वियस सी बात है डिमांड कम होती चली जाएगी। समझ में आ गई बात? तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि BOD इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन? ऐसा कह सकते हैं बेटा? BOD इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। अगर किसी जगह पर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन ज्यादा है तो पक्का वहां पर BOD कम होगा, अगर कहीं पर BOD ज्यादा है तो पक्का वहां पर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन ज्यादा होगा। समझ में आ गई बेटा बात? इफ वाटर बॉडी या वाटर सैंपल इज हैविंग हाई BOD, पॉल्यूशन इज हाई और लो? डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन ज्यादा है तो लो पॉल्यूशन होगा। समझ में आ गई बेटा बात? अब इन दोनों चीजों को कंपेयर करने के लिए आपकी एनसीईआरटी में एक ग्राफिकल प्लॉट दिया गया है बेटा। ठीक है, वो ग्राफिकल प्लॉट आपको समझ में आना चाहिए कि उसकी प्लॉटिंग एक्चुअल में की कैसे गई है। ये भैया जो ग्राफ है आपकी एनसीईआरटी का, वो बता रहा हूं मैं यहाँ पर। इस एक्सिस पर कॉन्सेंट्रेशन की बात हो रही है, इधर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन या BOD। यहाँ पर उसने एक वाटर बॉडी के बारे में बात की है, दैट इज अ फ्लोइंग वाटर बॉडी। देखना जरा बेटा, आपकी एनसीईआरटी में इस वाटर बॉडी को ऊपर बनाया गया है, और यहाँ के ना, यहाँ पर इसको, इस वाटर बॉडी को मैं इस जगह पर समझाऊंगा क्योंकि इस जगह से इसको रिलेट करना और समझना ज्यादा आसान है। ठीक है, ये हो गई भैया वाटर बॉडी, और इस वाटर बॉडी में हम बता रहे हैं डायरेक्शन ऑफ फ्लो इधर है। क्लियर बेटा? आप बहुत अच्छे से जानते हो कि ह्यूमन कॉलोनाइजेशन यूजुअली किसी वाटर बॉडी के किनारे पर ही होता है। ह्यूमन कॉलोनाइजेशन यूजुअली वाटर बॉडी के किनारे पर होता है, और हम लोग करते क्या है, उसी वाटर बॉडी से हमारे यूटिलाइजेशन के लिए वाटर को निकालते हैं, और अल्टीमेटली उस पानी को गंदा करके सीवेज बनाते हैं और उसी वाटर बॉडी में डंप कर देते हैं। रिवर के साथ यही तो होता है। कोटा चंबल के किनारे बसा हुआ है। हम लोग क्या कर रहे हैं, कोटा जहां से शुरू हो रहा है उस जगह से प्योर वाटर को निकाल लेते हैं, पूरे शहर में गंदा करते हैं, सीवेज बनाने के बाद उसको वापस से चंबल में डंप कर देते हैं। क्या सोचते हैं कि हमने साफ पानी निकाल लिया और गंदा पानी डिस्ट्रॉय कर दिया या डंप कर दिया? हेलो, इसके पहले भी एक शहर था, वो भी यही सोच रहा था। अरे समझ में आई बात? और इसके बाद भी एक शहर है, वो भी यही सोच रहा है कि मैंने साफ निकाल लिया और गंदा छोड़ दिया। राइट? लेकिन हर एक चीज इसी वाटर बॉडी के किनारे लगी हुई है। तो यहाँ पर प्रोसीजर DO और BOD के बेसिस पर कैसे काम करेगा वो देखिएगा। मान लेते हैं कोई एक शहर है, उस शहर का इस जगह पर सीवेज डिस्चार्ज पॉइंट है बेटा। क्या है बेटा? ये एक सीवेज डिस्चार्ज पॉइंट है जिससे कि सीवेज मटेरियल इस वाटर बॉडी के अंदर डंप किया जा रहा है। बेटा जहां से सीवेज को डंप किया जाएगा वहां पर ढेर सारा ऑर्गेनिक मैटर इस वाटर बॉडी में पहुंचेगा बच्चों। ये ऑर्गेनिक मैटर इस वाटर बॉडी में पहुंच रहा है। इसके पहले वाटर प्योर है कि इम्प्योर है? प्योर है। अब ये मत मानो कि इसके पहले शहर है, अब ये कह रहे हैं कि इसके पहले वाटर कैसा है? प्योर है। प्योरिटी इंडेक्स कैसे पता लगेगा? डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन हाई होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ऐसा कह सकता हूं कि ये जो जगह है यहाँ पर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन इज मैक्सिमम। अरे बोलिए, जिस जगह पर सीवेज डिस्चार्ज हुआ है बेटा उस जगह पर ढेर सारा ऑर्गेनिक मैटर एक साथ आया, जिसकी वजह से वहां पर बहुत तेजी से डीकम्पोजिशन और ऑक्सीजन कंजम्पशन स्टार्ट हुआ। ऑक्सीजन जो कंजम्पशन स्टार्ट हुआ है वो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का ही होगा, एंड देयर विल बी अ स्टीप डिक्लाइन इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। There will be a steep decline in concentration of dissolved oxygen and it may cause anaerobic conditions also at certain times. इसी वजह से आपने कभी देखा हो किसी वाटर बॉडी में कहीं से अगर नाले का पानी गिर रहा हो तो उस जगह पर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो जाती है। वहां पर काफी सारे फिशेस की आपको डेड बॉडी नजर आएंगी। क्यों? क्योंकि कंडीशंस उनके लिए एनेरोबिक हो जाती है, वाटर अवेलेबिलिटी ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी नेग्लिजिबल हो जाती है। समझ में आई बेटा बात? अब मुझे ये बताइए कि डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन में कमी क्यों आई है? क्योंकि उसमें प्रेजेंट ऑर्गेनिक मैटर के डीकम्पोजिशन के लिए माइक्रोब्स ने यूटिलाइज कर लिया है। इसका मतलब डिकम्पोजिशन चल रहा है भाई। अरे यूटिलाइजेशन हुआ है, इसका मतलब डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन हो रहा है। तो जैसे जैसे ये वाटर का फ्लो आगे बढ़ेगा, क्योंकि डंप तो यहाँ पर हो रहा है लेकिन यहाँ परसिस्ट नहीं करेगा, ये आगे फ्लो करेगा। जब ये आगे फ्लो करेगा तो क्या एटमॉस्फेयर से भी ऑक्सीजन डिफ्यूज होगी, जिसकी वजह से यहाँ पर प्रेजेंट ऑर्गेनिजम्स उस ऑक्सीजन को भी कंज्यूम करेंगे और डेड ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन करेंगे। तो जैसे जैसे फ्लो आगे बढ़ेगा डिकम्पोजिशन भी बढ़ेगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी और बढ़ने लगेगी। क्योंकि डिकम्पोजिशन बढ़ता जा रहा है तो अल्टीमेटली अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर कम होता जा रहा है।
अरे होगा कि नहीं, ठीक। तो जैसे जैसे फ्लो आगे बढ़ेगा, डिकम्पोजिशन होने की वजह से ऑर्गेनिक मैटर कम होगा और अल्टीमेटली फिर से ये मैक्सिमम पर कांस्टेंट हो जाएगा। आ गई बात समझ में? फिर एक और शहर आएगा, यही चलता है। समझ में आ गई बात? पहले वाले शहर वालों ने भी गंदा किया था, लेकिन नेचर ने उसको क्लीन किया, हमने यूज कर लिया। हमने गंदा किया, नेचर ने उसको क्लीन किया, फिर अगले वालों ने यूज कर लिया। समझ में आ गई यहां तक की बात? ये तो हाँ, इस जगह पर डिकम्पोजिशन बढ़ रहा है तो डीओ कम हो रहा है। अब ऑर्गेनिक मैटर कम होता जा रहा है तो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन बढ़ेगा कम होगा? बाहर से भी आ रहा है, और यहाँ पर प्लांट्स भी तो होंगे ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन जिस समय पर मैक्सिमम है बेटा, उस जगह पर बीओडी मिनिमम की जीरो, मिनिमम की जीरो, जीरो क्यों नहीं? क्योंकि इसके पहले कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म नेचुरली तो मर ही रहा होगा। इसका मतलब यहां पर हमने बता दिया कि इसका जो बीओडी है वो कैसा हो गया बेटा, मिनिमम। क्लियर? जिस जगह पर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन में स्टीप डिक्लाइन हुआ है उस जगह पर बीओडी तेजी से बढ़ेगा, और जिस जगह डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन मिनिमम हुआ है उस जगह पर बीओडी मैक्सिमम हो जाएगा। समझ में आ गई बात? यहां पर हमने कहा डिकम्पोजिशन का रेट हाईएस्ट है, इस वजह से बीओडी मैक्सिमम है, डिमांड मैक्सिमम है, अवेलेबिलिटी ऑक्सीजन कम है। फ्लो आगे बढ़ने के साथ साथ ऑर्गेनिक मैटर कम होता जाएगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी और डिमांड कम होती चली जाएगी। समझ में आ गई बेटा बात? यहाँ पर मैंने दो कलर से बनाया है, एनसीईआरटी ने भी दो कलर से बनाया है, मॉड्यूल में इसको ब्लैक और ग्रे से बनाया है, इसलिए आपको अलग अलग पहचान में आ रहा है। लेकिन एग्जामिनेशन में एक ही पॉइंट से एक ही कलर से आएगा, राइट? तो जहां पर ये दोनों लाइंस ओवरलैप हो रही हैं उस जगह के बाद पहचानना मुश्किल रहता है। इसलिए ध्यान रखना, जो शुरू में मैक्सिमम है वो एंड में भी मैक्सिमम है। समझ में आ गई बात? जो शुरू में मिनिमम है वो एंड में भी। क्लियर हो गई बात? इसलिए ध्यान रखना, एग्जामिनर आपको यहां पर एक्स और वाई लिख कर देगा तो बता सकते हो कि सीवेज डिस्चार्ज पॉइंट के पहले तो पक्की बात है डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन मैक्सिमम होगा और बीओडी मिनिमम, बाद में आंसर विल बी सेम। अरे समझ में आ गई बात? लेकिन बस इतना सा ध्यान रखना कि अगर उसने थोड़ी सी लोकेशन चेंज कर दी तो आंसर अपोजिट हो जाएंगे, राइट? तो प्री सीवेज डिस्चार्ज एंड पोस्ट सीवेज डिस्चार्ज दोनों में डिफरेंस हो सकता है। हेलो, सीवेज डिस्चार्ज के जस्ट पहले वाले पार्ट में तो बीओडी मिनिमम होगा, लेकिन सीवेज डिस्चार्ज पॉइंट या उसके जस्ट आगे वाले हिस्से में मैक्सिमम बीओडी होगा। क्या यहां तक की कहानी क्लियर है? ये खत्म हुआ भैया आपका बीओडी। सभी ऑर्गेनिजम्स के लिए होगा, इवन रेस्पिरेशन में कंज्यूम होने वाले के लिए भी होगा। यस, ठीक है। अब बेटा, कैन बी, बिल्कुल कैन बी नील एट सर्टेन कंडीशंस। एनारोबिक कंडीशन हो सकती है कंप्लीटली, वहां पर आपको एनारोबिक कंडीशन में सरवाइव करने वाले बैक्टीरिया भी मिल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है। हाँ बोल बोल, जल्दी बोल, अलग बार पूछना, अभी समय नहीं है। अगली चीज बेटा, मेजर करने के लिए डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। नेक्स्ट बेटा, सीओडी, कैश ऑन डिलीवरी नहीं, कॉल ऑफ ड्यूटी भी नहीं, इट इज केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बेटा बीओडी क्या था? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसको हमने कैसे डिफाइन किया था? अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय माइक्रोब्स टू डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन वाटर। क्लियर बेटा? यहां पर क्या हमने बायोकेमिकल बोला है कि सिर्फ केमिकल? मतलब बायो हटा दिया है। बोले तो ऑक्सीजन की डिमांड है, ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ने के लिए है, लेकिन बायो नहीं है, केवल केमिकल है। डेफिनेशन क्या होगी? अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय केमिकल्स टू ऑक्सीडाइज ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन वाटर। हेलो,
amount of oxygen required by microbes to decompose is known as biochemical oxygen demand, and amount of oxygen required by chemicals to oxidize the organic matter present in water is known as COD. COD is actually the laboratory method. क्या है बेटा ये? जब भी हम लोग किसी वाटर की सैंपलिंग करवाते हैं तो उसमें जो बीओडी वो किससे निकाला, उसमें जो ऑक्सीजन डिमांड है वो किससे निकाला जाता है? सीओडी से निकाला जाता है, क्योंकि ये फास्ट प्रोसेस है, बीओडी इज कंपैरेटिवली अ स्लो प्रोसेस। दूसरी चीज, सीओडी में ऑक्सीजन रिच केमिकल्स का यूज किया जाता है, जैसे कि KMnO4, K2Cr2O7। समझ में आ गई बात? अगली चीज बेटा, यहां पर मुझे ये बताइए कि बीओडी में ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन कौन कर रहे हैं? वो बायोडिग्रेडेबल का डिकम्पोजिशन करेंगे कि नॉन बायोडिग्रेडेबल? सीओडी में किसका ऑक्सीडेशन होगा? बायोडिग्रेडेबल का भी होगा और नॉन बायोडिग्रेडेबल का भी होगा, क्योंकि ये नॉन सेलेक्टिव है, ये ऑक्सीडेशन है, वहां पर एंजाइम मीडिएटेड होगा, राइट? इसका मतलब सीओडी और बीओडी में से किसकी वैल्यू ज्यादा आएगी? एग्जामिनेशन में बस यही पूछा गया है, इसीलिए पढ़ाया जाता है। COD की वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन BOD। समझ में आई बात? क्यों? क्योंकि BOD में ओनली बायोडिग्रेडेबल, COD में बायोडिग्रेडेबल एज वेल एज नॉन बायोडिग्रेडेबल दोनों को ऑक्सीडाइज करने के लिए ऑक्सीजन की डिमांड आती है। समझ में आ गई बात? ये खत्म हुआ भैया आपका डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की कहानी। मिटा दूं क्या? जो डिग्रेडेबल है केवल वही, बायोडिग्रेडेबल की बात हो रही है। कैसे होगा? कंप्लीट तो कैसे भी नहीं हो सकता, है ना? डिकम्पोजिशन की बात जब नहीं हो पा रही है तो उसको हम तोड़ तो सकते हैं, एसिड डाल दो, टूटेगा कि नहीं टूटेगा? टूटेगा। नेक्स्ट, इसके बाद आपके एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है यूट्रोफिकेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन के बारे में। चलिए उस बारे में भी जान लेते हैं। नेक्स्ट इज यूट्रोफिकेशन। भाई साहब ये वो छोटे छोटे टॉपिक हैं जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता भाई। नाउ व्हाट इज यूट्रोफिकेशन? सिंपलेस्ट चीजें याद रखना, क्योंकि एग्जामिनर हमेशा मैंने देखा है कि सबसे सिंपलेस्ट चीजें ही लिख कर देता है ऑप्शन के अंदर। व्हाट इज यूट्रोफिकेशन? सिंपल सी बात कहता है, नेचुरल एजिंग ऑफ लेक। क्या बेटा? नेचुरल एजिंग ऑफ लेक, मतलब लेक का नेचुरली बुढ़ा हो जाना ही क्या कहलाता है? यूट्रोफिकेशन। समझ में आ गई बात? नेचुरल एजिंग, एजिंग का मतलब एज बढ़ना या बूढ़ा हो जाना, राइट? तो लेक का नेचुरली बूढ़ा हो जाना ही क्या कहलाता है बेटा? यूट्रोफिकेशन कहलाता है। बोले सर ठीक है, आपकी बात समझ में आ गई, लेकिन यूट्रोफिकेशन को ये नाम काहे दिया? ऐसे ही कह देते एजिंग ऑफ लेक। समझ रहे हो बात को? इसको ऐसा अजीब नाम क्यों दिया गया, चलो वो भी समझ लीजिए। यहां पर यू, ट्रू, एडवांस्ड, मोर। क्या? ट्रू, एडवांस्ड, मोर, तीनों टर्म्स यूज हो सकती हैं। ट्रॉफ, ट्रॉफिक, ट्रॉफिज्म, न्यूट्रिशन। समझ में आई बात? जब किसी लेक में न्यूट्रिशन की मोर अवेलेबिलिटी होती है, हेलो, जब किसी लेक में न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी ज्यादा होती है तो उसमें एल्गल ग्रोथ तेजी से होने लगेगी, जिसको हम कहते हैं एल्गल ब्लूम। कहानी इमेजिनेशन में आनी चाहिए। अगर वाटर बॉडी में न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी बढ़ेगी तो एल्गल ग्रोथ बढ़ेगी, जिससे बनेगा एल्गल ब्लूम। एल्गल ब्लूम बनने के कारण वाटर ग्रीन एंड स्टिंकी हो जाएगा। ग्रीन एंड स्टिंकी होने की वजह से लाइट का पेनिट्रेशन और ऑक्सीजन का डिफ्यूजन कम हो जाएगा, जिसकी वजह से ऑटोट्रॉफ एज वेल एज हेट्रोट्रॉफ्स का सर्वाइवल मुश्किल होगा और ऑर्गेनिजम्स की डेथ होने लगेगी। ऑर्गेनिजम्स की डेथ होगी तो डेड ऑर्गेनिक मैटर बेंथिक जोन में जमा होने लगेगा, डिकम्पोजिशन बढ़ेगा। डिकम्पोजिशन बढ़ेगा तो वाटर बॉडी का बीओडी बढ़ेगा, बीओडी बढ़ेगा तो और ऑर्गेनिजम्स की डेथ होगी,
और डेब्रिस जमा होगा, लेकिन रेट ऑफ डिकम्पोजिशन स्लो हो जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी मिनिमम है। समझ में आई बात? इस वजह से लेक शैलोअर होना स्टार्ट हो जाता है, शैलोइंग ऑफ लेक। लेक की शैलोइंग होती चली जाती है और अल्टीमेटली ये एक टेरेस्ट्रियल एरिया में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज नोन एज यूट्रोफिकेशन। पहले गहरी झील हुआ करती थी, धीरे धीरे शैलोइंग होते होते वह एक टेरेस्ट्रियल एरिया में कन्वर्ट हो गई। ये प्रोसेस कैसे चला? नेचुरली। कैसे चला? दिस इज नेचुरल एजिंग ऑफ लेक। लेकिन इसका कोई कारण रहा बेटा? कारण क्या था? ड्यू टू न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट ऑफ वाटर। क्या बेटा? ड्यू टू न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट ऑफ वाटर, इसीलिए यहां पर हुआ है यूट्रोफिकेशन। क्या यहां तक की कहानी सबको क्लियर है? अरे बोलिए। न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी के बढ़ने पर लेक का टेरेस्ट्रियल एरिया में कन्वर्ट हो जाना ही क्या कहलाता है? यूट्रोफिकेशन। ठीक। अब ये सारी चीजें समझने के बाद हमारे मन में विचार आता है कि सर आपने यही चीज तो हमें हाइड्रोसेरे में पढ़ाई थी कि हाइड्रोसेरे में न्यूली फॉर्म्ड पॉन्ड या लेक में फाइटोप्लैंक्टन आते हैं, रूटेड सबमर्ज आते हैं, फ्री फ्लोटिंग आते हैं, रीड स्वाम्प आते हैं, मार्श मेडो आते हैं, स्क्रब आते हैं और फिर ट्रीज आते हैं। याद है कुछ ऐसा? सर कुछ वैसा ही हो रहा है। हाँ वैसा ही हो रहा है, बस डिफरेंस क्या है? सक्सेशन के दौरान इन्वेजन ऑफ स्पीशीज हुआ था, यूट्रोफिकेशन ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड कम्युनिटी में होगा। इसका मतलब क्या यूट्रोफिकेशन कंप्लीट सक्सेशन है? इट इज द पार्ट ऑफ सक्सेशन। यूट्रोफिकेशन इज द, मेंशन कर लीजिएगा, यूट्रोफिकेशन इज द पार्ट ऑफ सक्सेशन। एल्गल ग्रोथ बढ़ने की वजह से वाटर ग्रीन एंड स्टिंकी हुआ है, तब ऑक्सीजन का डिफ्यूजन कम हो गया है और लाइट का पेनिट्रेशन कम हो गया। लाइट पेनिट्रेशन कम होगा तो फोटोसिंथेसिस भी कम होता चला जाएगा। ऑक्सीजन डिफ्यूजन कम होगा तो लोअर ऑर्गेनिजम्स का ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी कम होगी, मरने लगेंगे, नीचे ऑर्गेनिक डेब्रिस बढ़ेगा, डिकम्पोजिशन की वजह से बीओडी बढ़ेगा। एल्गल ग्रोथ होगी तो उसकी वजह से ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी इनिशियल टाइम्स में बढ़ेगी, लेकिन जब ब्लूमिंग हो जाती है उस समय पर वाटर ग्रीन एंड स्टिंकी होने लगता है। दोनों में डिफरेंस है। ठीक। यहां तक की कहानी सब बच्चों को समझ में आई? अरे बोलो। अब हुआ क्या? ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से। किस वजह से बेटा? ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से क्या वेस्ट वाटर लगातार वाटर बॉडीज में पहुंचाया जा रहा है? मैंने अभी अभी आपको समझाया था कि वेस्ट वाटर कहाँ पहुंचा रहे हैं? वाटर बॉडीज में। किसी लेक में मान लीजिए वेस्ट वाटर पहुंच रहा है, कहाँ पहुंच रहा है? घर से निकलने वाला जो वेस्ट वाटर है उसमें सीवेज है और डिटर्जेंट है। सीवेज है और, अच्छा यार मैंने आपको प्रोडक्टिविटी पढ़ाया क्या? प्रोडक्टिविटी में मैंने आपको बताया है कि ओशियंस और डीप लेक्स की प्रोडक्टिविटी मिनिमम होती है। ओशियंस की लो प्रोडक्टिविटी का कारण नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी और डीप लेक्स की लो प्रोडक्टिविटी का कारण फास्फोरस की डेफिशिएंसी। समझ में आ गई बात? चलिए, अब मैंने कहा कि जो हमारे घरों से निकलने वाला वेस्ट वाटर है वो अल्टीमेटली लेक में पहुंच रहा है। वाटर कैसा? डिटर्जेंट वाटर। कैसा? डिटर्जेंट्स आर रिच इन फॉस्फेट्स एंड नाइट्रेट्स। और वाटर बॉडी की लो प्रोडक्टिविटी होने का कारण फास्फोरस एंड नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी। और ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से क्या ये फास्फोरस नाइट्रोजन वाटर में पहुंच रहा है? दैट विल इंस्टेंटली इंड्यूस द एल्गल ब्लूम। जैसे ही न्यूट्रिएंट पहुंचेंगे तो एल्गल ब्लूम नेचुरल प्रोसेस के कंपैरिजन में तेजी से बढ़ने लगेगा। एल्गल ब्लूम तेजी से बढ़ेगा तो तेजी से ऑर्गेनिजम्स की डेथ होने लगेगी। तेजी से ऑर्गेनिजम्स की डेथ होगी तो तेजी से शैलोइंग ऑफ लेक होगा। तेजी से शैलोइंग ऑफ लेक होगा तो ये तेजी से टेरेस्ट्रियल एरिया में कन्वर्ट होगा। जो प्रोग्राम पहले हजारों सालों में हो रहा था वो कुछ डिकेड्स में ही हो जाएगा। इसका मतलब है न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट तो चल रहा है। क्या चल रहा है? न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट। मतलब क्या चल रहा है? यूट्रोफिकेशन तो चल रहा है। क्या चल रहा है बेटा? यूट्रोफिकेशन। लेकिन नेचुरल के कंपैरिजन में तेजी से चल रहा है, जिसको कहा जाता है एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन। क्या कहते हैं बेटा?
एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन। इसका मतलब क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से एजिंग ऑफ लेग अकर्स एट अ फास्टर रेट? Due to human activities, aging of lake occurs at a faster rate. This is known as accelerated eutrophication. और आपके एनसीईआरटी ने कहा है कि this is also known as cultural eutrophication. क्या कहलाता है ये? अब कल्चरल यूट्रोफिकेशन क्यों कहते हैं? लेक के किनारे पर सांस्कृतिक संध्या कल्चरल प्रोग्राम का आयोजन किया गया, इसलिए यूट्रोफिकेशन हो गया है। अरे इसलिए कह रहे हैं क्या? नहीं, सुनिएगा ध्यान से, इसको कल्चरल यूट्रोफिकेशन क्यों कहते हैं। अगर कभी भी बैक्टीरिया की ग्रोथ करवानी हो तो उसके लिए जो न्यूट्रिएंट मीडियम बनाया जाता है उसको कल्चर मीडियम कहते हैं। इसका मतलब पानी में हमने उसकी ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स घोल दिए हैं। लेक के अंदर फास्फोरस नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी थी, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से नाइट्रोजन फास्फोरस लेक में पहुंचा, ये फ्रेश वाटर न्यूट्रिएंट मीडियम या कल्चर मीडियम में कन्वर्ट हो गया, जिसकी वजह से यूट्रोफिकेशन फास्टर रेट पर हुआ। इसलिए एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन इज आल्सो नोन एज कल्चरल यूट्रोफिकेशन। क्या यहां तक की कहानी सबको क्लियर? अरे बोलो यार, यहां से दो क्वेश्चन आ सकते हैं, यूट्रोफिकेशन इज एंड एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन इज। तो यूट्रोफिकेशन इज नेचुरल, एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन इज एंथ्रोपोजेनिक। समझ में आ गई बात? एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन इज एंथ्रोपोजेनिक, यूट्रोफिकेशन इज नेचुरल। क्या यहां तक की बात क्लियर? लेक भी बेटा दो तरह की हो सकती हैं, एक होती हैं यूट्रोफिक लेक्स और एक होती हैं ओलिगोट्रोफिक लेक्स। यूट्रोफिक का मतलब क्या है? जहां न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी ज्यादा है। यार जिसमें न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी ज्यादा है उसमें डेब्रिस ज्यादा होगा कम होगा? शैलो होगी कि डीप होगी? इसलिए याद रखना कि यूट्रोफिक लेक्स आर न्यूट्रिएंट रिच शैलो लेक्स। यूट्रोफिक लेक्स आर न्यूट्रिएंट रिच शैलो लेक्स। फॉर एग्जांपल कश्मीर की डल लेक जो कि एक यूट्रोफिक लेक है। कैसी लेक है बेटा? दूसरी होती है ओलिगोट्रोफिक लेक्स। कौन सी बेटा? ओलिगोट्रोफिक लेक का मतलब क्या है? जहां पर न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है। किसकी डेफिशिएंसी? न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है तो वहां पर बहुत ज्यादा ब्लूमिंग एंड ब्लॉसमिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स हो रहा है क्या? नहीं। इसका मतलब उसमें ऑर्गेनिक डेब्रिस ज्यादा है कि कम है? तो वो शैलो होगी कि डीप होगी? तो हम लोग कह सकते हैं कि न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट डीप लेक्स और ओलिगोट्रोफिक लेक्स। यूट्रोफिक क्या है? न्यूट्रिएंट रिच शैलो लेक्स। ओलिगोट्रोफिक क्या है? न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट डीप लेक्स आर ओलिगोट्रोफिक लेक्स। समझ में आ गई बात? अरे बोलो यार, ये सारी चीजें मन में इमेजिनेशन में बस जाएंगी तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी यार। मतलब मैंने कभी भी आज तक यूट्रोफिक ओलिगोट्रोफिक लेके रटा नहीं है। जैसे यूट्रोफिक बात समझ में आती, जो मैंने आपको बोला वही मेरे मन में चलता रहता है और वही सॉल्व कर देता है सारी चीजें। ओलिगोट्रोफिक के अंदर वही बता दिया कि न्यूट्रिएंट नहीं है तो डेब्रिस नहीं होगा, डेब्रिस नहीं होगा तो डेप्थ ज्यादा होगी, शैलोइंग कम होगी। समझ में आ गई बात? ये खत्म हुआ भैया आपका यूट्रोफिकेशन। नेक्स्ट बायो मैग्निफिकेशन। सब यूट्रोफिक है जहां पर भी ह्यूमन कॉलोनाइजेशन है, क्योंकि हर जगह का सीवेज वाटर अल्टीमेटली वही डंप हो रहा है। किशोर सागर तालाब अगेन यूट्रोफिक। पहले तो क्या होता था कि इसका जो वाटर के साथ कनेक्शन था, चंबल के वाटर के साथ कनेक्शन नहीं था, इसलिए ये हर गर्मी में सूख जाया करता था। लेकिन बाद में अब इसको रिपेयर करवा के इसको ऐसा किया गया और इसमें लगातार चंबल के पानी का फ्लो दिया जाता है। इसलिए यहाँ पर अब ये लेक एक्चुअल में एक फ्रेश वाटर की कंटिन्यूस सप्लाई से फीडेड है। तो अब ये लेक ना होकर एक्चुअल में रिवर का एक पार्ट ही बन गया है, डेल्टा जैसा बन गया है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं बायो मैग्निफिकेशन के बारे में, व्हाट इज बायो मैग्निफिकेशन बेटा? नाम से ही समझ में आ रहा है, जब बायोलॉजी की बुक को मैग्नीफाइंग ग्लास से पढ़ा जाए तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? बायो मैग्निफिकेशन। समझ में आ गई आपको बात? ये था बेटा बायो मैग्निफिकेशन, खत्म हो गया सब। ठीक है। ताली हम बजाने वाले बहुत लोग हैं तुम्हारी क्लास में यार। हाँ, मतलब वो आजकल क्या इंस्टाग्राम के ऊपर वो मोटिवेशनल कोट्स में हमेशा लिखा हुआ था ऑलवेज हैव अ प्लान बी। तो मुझे सबका प्लान भी यही लग रहा है, बोले कुछ नहीं हुआ तो यही कर लेंगे। चलिए जी देखिएगा प्लीज,
अगर हम बायोमैग्निफिकेशन की बात करें तो बायोमैग्निफिकेशन होता क्या है, ध्यान से सुनिएगा। बायोमैग्निफिकेशन यूजुअली होता है बेटा नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स का। किसका बच्चों? नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स का। और ये जो नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स है बेटा, ना तो इनका मेटाबॉलिज्म होता है, they are not metabolized in the body, and even they are not excreted out from the body. हेलो, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स का बॉडी के अंदर ना तो मेटाबॉलिज्म होता है और ना ही एक्सक्रीशन होता है, बल्कि होता क्या है, दे गेट accumulated with lipids. किसके साथ अक्यूमुलेट हो जाते हैं बेटा? लिपिड्स के साथ अक्यूमुलेट हो जाते हैं। जब ये लिपिड के साथ अक्यूमुलेट हुए हैं तो सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स पर इनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स पर इसका कॉन्सेंट्रेशन, and this increase in concentration at successive trophic levels is known as biomagnification. बोले यार सर ये बात समझ में नहीं आई कि अगले ट्रॉफिक लेवल पर कंसंट्रेशन बढ़ेगा कैसे। ध्यान से सुनिएगा, आपकी एनसीईआरटी ने इसके लिए जो एग्जांपल लिया है वो लिया है डीडीटी का बायोमैग्निफिकेशन। किसका बेटा? अब डीडीटी का जो बायोमैग्निफिकेशन है वो होता कैसे है, मान लेते हैं वाटर बॉडी में डीडीटी एज ए पॉल्यूटेंट प्रेजेंट है बेटा। फूड चेन के अंदर फाइटोप्लैंक्टन्स आर द प्रोड्यूसर। मान लेते हैं फाइटोप्लैंक्टन की बॉडी में डीडीटी का अक्यूमुलेशन हुआ है, इसका मतलब ना तो बॉडी में इसका क्या होगा और ना ही बॉडी से क्या होगा, किसके साथ अटैच हो जाएगा, इवन सेल मेम्ब्रेन वाले लिपिड्स के साथ भी अटैच हो सकता है, राइट। अगर ये बॉडी में अटैच हो गया है इसका मतलब बायोमास के साथ अक्यूमुलेटेड है। अगला ट्रॉफिक लेवल कौन? जूप्लैंक्टन। मान लेते हैं कि एक जूप्लैंक्टन ने 10 फाइटोप्लैंक्टन खाए। एक फाइटोप्लैंक्टन के पास मान लेते हैं कि 1 ग्राम डीडीटी है। वैसे 1 ग्राम का तो फाइटोप्लैंक्टन भी नहीं होता, लेकिन फिर भी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हमने कह दिया एक फाइटोप्लैंक्टन ने कितना अक्यूमुलेट किया, 1 ग्राम। एक जूप्लैंक्टन ने 10 फाइटोप्लैंक्टन खा लिए भाई, कितना पहुंचा? उसकी बॉडी में मेटाबोलाइज होगा, एक्सक्रीट होगा, उधर ही एक्यूमुलेट रहेगा। मान लेते हैं कि एक स्मॉल फिश ने 10 जूप्लैंक्टन खाए, कितना पहुंचा? एक लार्ज फिश ने 5 स्मॉल फिश खाई, तो पहले लेवल पर कितने ग्राम था, दूसरे पर, तीसरे पर, चौथे पर। क्या सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स के साथ साथ इसका कंसंट्रेशन मैग्नीफाई होता जा रहा है? बायोलॉजिकल सिस्टम्स के अंदर नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स का मैग्निफिकेशन इज नोन एज बायोमैग्निफिकेशन। समझ में आ गई ये बात? बायोमैग्निफिकेशन ऑफ डीडीटी एनसीईआरटी ने कैसे बता रखा है, आइए उस बारे में बात करते हैं। एनसीईआरटी ने कहा है कि अगर किसी वाटर बॉडी के अंदर डीडीटी का कंसंट्रेशन 0.003 पार्ट्स पर बिलियन है तो फाइटोप्लैंक्टन लेवल पर ये 0.003 पार्ट्स पर मिलियन होगा। जूप्लैंक्टन्स के लेवल पर ये 0.04 पार्ट्स पर मिलियन हो सकता है। हाँ, मिलियन ही तो। स्मॉल फिश में ये 0.5 पार्ट्स पर मिलियन हो सकता है। लार्ज फिश में ये 2 से 5 पार्ट्स पर मिलियन हो सकता है। और चूंकि इस इकोसिस्टम में टॉप कंज्यूमर के फॉर्म में हम बर्ड्स एंड मैमल्स बता सकते हैं बेटा, इसलिए यहाँ पर इसने कंसिडरेशन में लिया है फिश ईटिंग बर्ड्स में जो इसका कंसंट्रेशन है वो 25 ppm तक हो सकता है। कितना हो सकता है बेटा? 25 ppm तक ये हो सकता है। क्या सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स पर कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है बेटा? तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स इज फाउंड एट द टॉप कंज्यूमर लेवल? कहां पर मिलेगा बेटा? टॉप कंज्यूमर लेवल पर मिलेगा। यहां तक की बात क्लियर? फिश ईटिंग बर्ड्स के अंदर डीडीटी का कंसंट्रेशन इतना हाई होने पर इट अफेक्ट्स द कैल्शियम मेटाबॉलिज्म। किसको अफेक्ट करता है? दिस अफेक्ट द कैल्शियम मेटाबॉलिज्म एंड कॉजेज थिनिंग ऑफ एग शेल्स। क्या कॉज करता है? थिनिंग ऑफ एग शेल की वजह से होता है प्री मैच्योर हैचिंग। क्या होता है?
प्री मैच्योर हैचिंग की वजह से बर्ड्स की पॉपुलेशन और डाइवर्सिटी दुनिया भर में डिक्रीज हो रही है। यही कारण है कि डीडीटी को दुनिया भर से बैन कर दिया गया है। समझ में आई बात? लेकिन भारत चूंकि एक विविधताओं का देश है बेटा, यहाँ पर जो चीज बैन होती है वो सबसे ज्यादा बिकती है। ठीक है, तो कहीं से भी कोई चीज बैन हो गई है उसको भारत मंगवा लिया जाए, बढ़िया धंधा चलता है इधर। यहाँ तक की कहानी सब बच्चों को क्लियर है? ये था भैया आपका यूट्रॉफिकेशन एंड बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन की वजह से अलग अलग ऑर्गेनिजम्स और इवन ह्यूमंस में भी कई डिजीजेस देखे गए हैं, जिसमें से एक डिजीज यहाँ बताया गया है, मिन्ना माटा डिजीज। कौन सा डिजीज? आइए बात कर लेते हैं मिन्ना माटा डिजीज के बारे में। मरकरी के कॉन्टामिनेशन की वजह से, किसके कॉन्टामिनेशन? मरकरी के कॉन्टामिनेशन की वजह से जो ह्यूमंस में डिजीज देखा गया है दैट इज नोन एज मिन्ना माटा डिजीज। ठीक है, अब बात आती है मिन्ना माटा डिजीज ऐसा नाम क्यों दिया गया, वो सुनिएगा ध्यान से। ये जो डिजीज है सबसे पहले जापान में देखा गया। जापान में एक जगह है जिसका नाम है मिनामाटा बे। क्या बे? मिनामाटा बे। बे मतलब जिसको हम खाड़ी कहते हैं बेटा, जहां पर अलग अलग वाटर बॉडीज, रिवर्स और स्ट्रीम्स आकर डंप होते हैं। ठीक है, इस मिनामाटा बे में अलग अलग रिवर्स और स्ट्रीम्स आकर डंप हो रहे थे एंड दीज रिवर्स एंड स्ट्रीम्स वर कंटेनिंग द वेस्ट वाटर ऑफ इंडस्ट्रीज। इसमें क्या प्रेजेंट था? वेस्ट वाटर ऑफ इंडस्ट्रीज। और इस इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट में प्रेजेंट था मिथाइल मरकरी। ध्यान रखना, अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया मिनामाटा डिजीज का कॉजेटिव एजेंट पूछा और उसने मरकरी ना लिखकर चार अलग अलग कंपाउंड ऑफ मरकरी लिख दिया, आंसर विल बी मिथाइल मरकरी। ठीक, तो मिथाइल मरकरी इसके अंदर प्रेजेंट था। ये मिथाइल मरकरी फूड चेन के थ्रू फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, स्मॉल फिशेस में पहुंचा बेटा, और उस मिनामाटा बे से हार्वेस्ट की गई मरकरी कॉन्टामिनेटेड फिश खाने की वजह से, उस मिनामाटा बे से हार्वेस्ट की गई मरकरी कॉन्टामिनेटेड फिश खाने की वजह से ह्यूमन में जो डिजीज हुआ उसको नाम दिया गया। इसका मतलब परफेक्ट एग्जांपल ऑफ बायोमैग्निफिकेशन बेटा, जिसकी वजह से होने वाला डिजीज मिनामाटा डिजीज। समझ में आई बात? अब क्वेश्चन आता है कि सर मिनामाटा डिजीज में होता क्या है? तो मिनामाटा डिजीज में होता है नंबनेस ऑफ हैंड्स एंड फीट। क्या होता है? नंबनेस ऑफ हैंड्स एंड फीट, हाथ पैरों का सुन्न हो जाना। ठीक, दूसरा किडनी डैमेज। जितने भी हैवी मेटल्स की वजह से होने वाले रोग हैं, पक्की बात है उसमें किडनी डैमेज तो होगा ही होगा, क्योंकि ब्लड में अगर मेटल प्रेजेंट है तो उसका प्यूरिफिकेशन कौन कर रहा है? वहीं पर अक्यूमुलेशन होगा एंड इट कैन बी इवन कार्सिनोजेनिक। क्या यहाँ तक की कहानी क्लियर? ये तो बात हुई भैया बायोमैग्निफिकेशन के बारे में। इसके अलावा अलग अलग हैवी मेटल्स और वाटर पॉल्यूटेंट्स की वजह से जो अलग अलग डिजीजेस देखे गए हैं वो भी मैं आपको सारे यही बता देता हूँ। सबसे पहली बात करते हैं कैडमियम कंटामिनेशन की वजह से जो डिजीज देखा गया दैट इज आउच आउच डिजीज। इसे इताई इताई डिजीज भी कहते हैं। कुछ लोग अपने एक्सपीरियंस के अनुसार अपनी आवाज यहाँ भी निकाल रहे हैं। कैडमियम की वजह से आउच आउच डिजीज या इताई इताई डिजीज हुआ बेटा। ये भी सबसे पहले जापान में ही देखा गया। मतलब ऐसा लगता है कि भगवान की कोई पर्सनल दुश्मनी है जापान में। पूरी फूड चेन में शुरू से ही हो रहा है। फाइटोप्लैंक्टन में भी अक्यूमुलेट हुआ तभी तो फिशेस तक पहुंचा बेटा। बिल्कुल 100% होगा, क्योंकि जो प्लांट्स हैं वो उसमें प्रेजेंट जो इनऑर्गेनिक कंटेंट होगा, चाहे वो मेटल हो चाहे वो दूसरा आयन हो, उसको एसिमुलेट करेगा ही सही। यही चीज मैं आपको आज ही पढ़ाऊंगा भी, अरकाटा मार्शेस में इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। वहां पर साफ साफ लिखा गया है कि जो मेटल है और जो इनऑर्गेनिक इंप्योरिटीज है उनको असिमुलेट कर लेते हैं कौन? प्लांट्स एंड एल्गी। ऑब्वियस सी बात है, वो प्रोड्यूसर है तो अगले ट्रॉफिक लेवल पर जाएगा इसे। ठीक है, नेक्स्ट कैडमियम की वजह से होता है आउच आउच डिजीज। मैं आपको बता रहा था कि ये भी सबसे पहले कहां देखा गया। मतलब भगवान की कोई पर्सनल दुश्मनी लगती जापानियों से। दुनिया के सबसे खतरनाक रोग कहाँ हुए? जापान में ही हुए। ठीक, हिरोशिमा नागासाकी सबसे पहले। दुनिया की सबसे भयावह सुनामी, हर दूसरे दिन भूकंप आ जाता है किधर?
जापान में। समझ में आ रही बात? ठीक है, मतलब सारा का सारा जो नाटक चल रहा है वो जापान के साथ ही चल रहा है। फिर हम लोग कहते हैं कि जापानी दुनिया के सबसे पंक्चुअल लोग हैं। अरे हाँ के ना, अरे काहे नहीं होंगे, भगवान लठ लेके बैठा रहता है, बोले कि तू इधर उधर हो, मैं दूं भी पीछे से, राइट। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो रोग देखे गए ऐसे हैवी मेटल्स वाले, वो कहाँ? जापान में। कैडमियम की वजह से ये जो डिजीज हुआ बेटा, ये कैडमियम एक्चुअल में रिवर वाटर में पहुंचा था माइनिंग इंडस्ट्री से। कहां से पहुंचा? जहां पर कैडमियम की खदानें थे, वहां से जो एफ्लुएंट निकला, वो एफ्लुएंट रिवर में पहुंचा, रिवर में फूड चेन के थ्रू ह्यूमंस में पहुंचा, और इट कॉज्ड सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स। क्या हुआ बेटा? softening of bones which caused severe pain of spine and joints. क्या होता है इसमें? severe pain of spine and joints, and this is known as ouch ouch disease. क्या यहां तक की बात क्लियर? अगला पढ़ेंगे बेटा, लेड के कंटामिनेशन की वजह से। किसके बेटा? लेड के कंटामिनेशन की वजह से होता है प्लम्बिज्म। क्या होता है बेटा? प्लम्बिज्म। अगर ये लेड वाटर में या फूड में प्रेजेंट होगा तो ये छोटे बच्चों को सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है। इट इफेक्ट्स द मेंटल, इट कॉजेज मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन। आपको पता होगा कुछ साल पहले मैगी को बैन किया गया था। क्यों? क्योंकि उसमें लेड का कॉन्सेंट्रेशन परमिसिबल लिमिट से ज्यादा था, एंड इट वाज कॉजिंग प्लम्बिज्म। और मैं आपको लेड का कॉन्सेंट्रेशन ऑलरेडी बता चुका हूं कि ब्लड में 10 माइक्रोग्राम पर 100 ml से ज्यादा होगा तो इट इज कंसीडर्ड एज टॉक्सिक। ठीक, नेक्स्ट बेटा, कॉपर की वजह से होता है हाइपरटेंशन एंड यूरेमिया। क्या होता है बेटा? हाइपरटेंशन एंड यूरेमिया। क्या यहां तक की बात सब बच्चों क्लियर? नेक्स्ट बच्चों, नाइट्रेट्स का पॉल्यूशन या कंसंट्रेशन अगर वाटर में ज्यादा हो तो ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट को इफेक्ट करता है, और इसकी वजह से जो सिम्टम्स होते हैं वो ब्लू बेबी लाइक सिम्टम्स होते हैं, जिसको हम लोग कह देते हैं ब्लू बेबी डिजीज। इसे मेट हेमोग्लोबिनेमिया भी कहा जाता है। क्या कहते हैं बेटा इसको? मेट हेमोग्लोबिनेमिया भी इसे कहा जाता है। यहां तक की बात क्लियर? नेक्स्ट, फ्लोराइड्स का कंसंट्रेशन ज्यादा होने पर ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को इफेक्ट करता है। प्लांट्स में ये क्लोरोसिस एंड नेक्रोसिस कॉज करता है। क्या कॉज कर रहा है बेटा? क्लोरोसिस एंड नेक्रोसिस। नेक्स्ट, एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में ये कॉज करता है फ्लोरोसिस। ठीक है, क्लोरोसिस जानते हो क्या? नेक्रोसिस क्या होता है? चल रे पड़ोसी खड़ा हो। दांत मत देगा, दांत तोड़ दूंगा मैं। है, प्रीमेच्योर फॉल ऑफ लीव्स इज नोन एज नेक्रोसिस। अच्छा अच्छा, एब्सिशन क्या होता है फिर? चले पड़ोसी। नेक्रोसिस बता, एब्सिशन तो यही होता है जो उसने बोला है। काहे हंस रहे थे तीनों? तू भी हंस रहा था क्या रे? काहे हंस रहे थे तीनों? जल्दी बोल, टाइम नहीं मेरे पास। क्यों हंस रहा था? तेरे को पहले भी देखा था ना मैंने। हाँ, जल्दी बोल, बाहर भगा दूं कि यही बोल रहा है? जल्दी। वहीं पर आऊं, चांटा ही मारूं? क्या हंस रहा था रे? तू बोल। नहीं हंस रहा था? गलत देख लिया मैंने? हंस रहा था कि नहीं हंस रहा था? क्यों हंस रहा था? मजाक चल रहा था क्या यहाँ पे? बंद कर दूं सारी चीजें बताना? आता है तेरे को सब? है? फिर बैठो।
क्लोरोसिस इज डैमेज ऑफ क्लोरोफिल बेटा, yellowing of leaves due to loss of chlorophyll. Necrosis is accidental tissue death. Natural cell death is apoptosis. Accidental cell death is necrosis. एनिमल्स के अंदर होता है बेटा फ्लोरोसिस, जैसे बच्चों के अंदर इरेगुलर टीथ ग्रोथ या कैल्सिफिकेशन होता है, येलो सी लेयर बन जाती है, वो है बेटा सिम्टम्स ऑफ फ्लोरोसिस। गांवों के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी एक प्लान चला रखा है जिसमें हैंडपंप्स जिनमें फ्लोरीन की कॉन्सेंट्रेशन परमिसिबल लिमिट से ज्यादा होने पर उनको रेड कलर से पेंट कर दिया जाता है ताकि उसको खाने के लिए या पीने के लिए यूज नहीं किया जाए। ठीक है, क्यों? क्योंकि इट कैन कॉज फ्लोरोसिस। और कैटल्स के अंदर आर्सेनिक अगर फॉडर में ज्यादा हो तो ये ब्लैक फुट डिजीज कॉज करता है। क्या बेटा? ब्लैक फुट डिजीज ये कॉज करता है। क्या यहां तक की कहानी सब बच्चों को क्लियर है? ये खत्म हुआ भैया अलग अलग प्रकार के रोग। नेक्स्ट, हाँ मेट हीमोग्लोबिनेमिया, मेट मिथाइल वाला मेट और हीमोग्लोबिन, फिर उसका एनीमिया। इसको साइनोसिस भी कहते हैं ना, ब्लू बेबी डिजीज। चलिए नेक्स्ट, वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल। वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1974 में, भाई साहब आज का ईयर आ गया, ठीक, द वाटर एक्ट बनाया था। पूरा नाम क्या? वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन है, वही एयर एक्ट वाला ही नाम है बेटा, बस यहाँ पर एयर की जगह क्या है, वहां पर 1981 में था और ये 1974 में। क्लियर हो गई बात? वाटर पॉल्यूशन का जो मेन कारण इंडिया में है वो है रिवर्स का पॉल्यूट होना। क्या बेटा? रिवर्स का पॉल्यूट होना। मेजर रिवर्स इन इंडिया आर गंगा एंड यमुना। इनकी क्लीनिंग के लिए बनाए गए थे गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान। गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत 1985 में कानपुर एंड कोलकाता से की गई। कहां से बेटा? कानपुर एंड कोलकाता से इसकी शुरुआत, विधिवत शुरुआत की गई। क्यों? क्योंकि उस समय पर मैक्सिमम इंडस्ट्रियल सेटअप कानपुर और कोलकाता में था और वहां से रिलीज होने वाले जो एफ्लुएंट्स हैं वो सीधे गंगा रिवर के अंदर डंप किए जा रहे थे, इसलिए यहाँ पर प्रॉपर क्लीनिंग किया जाना जरूरी है। आपने अभी सुना होगा कि अभी जो रिसेंट गवर्नमेंट चल रही है, इन्होंने 2014 के बाद जब से आए हैं तो एक प्रोग्राम शुरू किया था नमामि गंगे। नमामि गंगे इज नथिंग एल्स बट द एक्सटेंशन ऑफ, ठीक है, ऐसा लगता है कि कुछ नया लेकर आए लेकिन कुछ नया नहीं था, कब से चल रहा है, मतलब 37 साल हो गए हैं लेकिन गंगा क्लीन नहीं हो पाई है क्योंकि ये यूरोप होते हुए आती है ना, उधर पिज्जा वीजा लगता है सफाई करने में, राइट है ना, इसलिए साफ नहीं हो पा रही है और इतना पैसा लगाया जा रहा है, मतलब ऐसा लगता है कि ना सफाई करने के लिए 2-2 हजार के नोट लेते बोले ले सफाई करो यार, है ना, या फिर फिल्टर बनवा रखा है 2 हजार के नोट का, बोले इसको लगा देते हैं अभी बढ़िया साफ होगा। ठीक है, समझ में नहीं आता कहाँ जा रहा है पैसा। नेक्स्ट, यमुना एक्शन प्लान। अगला क्या है बेटा? यमुना एक्शन प्लान। ठीक, यमुना एक्शन प्लान एक्चुअल में इंडो जापान कोलाबोरेशन में बनाया गया था। किसमें बेटा? इंडो जापान कोलाबोरेशन। अब कोई ये मत पूछ लेना बोल ले कि सर यमुना जापान तक जाती है, अरे यहाँ इसका मतलब ये है कि इंडिया मैन पावर दे रहा है और जापान टेक्नोलॉजी दे रहा है। ठीक है, और इसकी जो शुरुआत है, मतलब एक्चुअल में इसको कई फेजेस में होना था लेकिन शुरुआत जो है फेज 1 की वो हुई थी 1993 से। कब से हुई बेटा? 1993 से। ठीक, नेक्स्ट, ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव हो गया, रिवर्स की क्लीनिंग के लिए बनाया गया, लेकिन इंडिया में केवल 2 ही रिवर हैं क्या? हर शहर किसी ना किसी रिवर के किनारे बसा हुआ है बेटा, इसका मतलब है वहां का जो सीवेज है वो अल्टीमेटली उस वाटर बॉडी में डंप किया जा रहा है। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आजकल एक नई चीज और शुरू की है कि हर शहर जहां पर भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उस जगह पर एसटीपी का होना जरूरी है। नगर निगम जहां पर है वहां पर शहर का क्या होना चाहिए?
सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होना चाहिए। इस सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में जो ट्रीटमेंट है बेटा वो 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। कितने बेटा? जिसमें जो पहला ट्रीटमेंट है वो कहलाता है प्राइमरी ट्रीटमेंट। कैसा है बेटा ये? एंड प्राइमरी ट्रीटमेंट इज एक्चुअली अ फिजिकल ट्रीटमेंट। कैसा बच्चों? जिसमें हम यूज करते हैं फिल्टरेशन एंड सेडिमेंटेशन। क्या यूज करते हैं बेटा? फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। और नाम से ही समझ में आ रहा है कि फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन में लार्ज साइज्ड फ्लोटिंग इंप्योरिटीज अलग हो जाएंगी और सॉलिड इंप्योरिटीज का भी रिमूवल होगा। इस ट्रीटमेंट के बाद बचेंगी कॉलोइडल एंड डिसॉल्व्ड इंप्योरिटीज, जो कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों हो सकती हैं। इसलिए सेकेंड ट्रीटमेंट के दौरान जो कि है सेकेंडरी ट्रीटमेंट, इस ट्रीटमेंट के दौरान यहाँ पर बायोलॉजिकल प्रोसेस अप्लाई किया जाता है। मतलब सेकेंडरी ट्रीटमेंट इज एक्चुअली अ बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। एग्जामिनर का फेवरेट है, सबसे ज्यादा बार प्रश्न अगर पूछा गया है तो वो सेकेंडरी ट्रीटमेंट से ही पूछा गया है। ठीक, इसमें ऑर्गेनिक मैटर का रिमूवल कर दिया जाता है। इसके बाद वाटर को हम डायरेक्टली किसी नेचुरल वाटर बॉडी में डंप कर सकते हैं, लेकिन अभी भी ये ह्यूमन यूज के लिए फिट नहीं होता है, इसलिए इसका फर्दर टर्शरी ट्रीटमेंट किया जाता है। क्या किया जाता है बेटा? टर्शरी ट्रीटमेंट इज अ फिजिको केमिकल प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है बेटा? फिजिको केमिकल प्रोसेस है जिसमें कि पैथोजेनिक रिमूवल और इनऑर्गेनिक कंटेंट का रिमूवल किया जाता है। क्या यहां तक की बात सब बच्चों क्लियर? तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कितने स्टेप्स में बेटा? पहला कौन सा? प्राइमरी। दूसरा सेकेंडरी। तीसरा primary treatment is a physical treatment in which filtration and sedimentation of sewage is carried out बेटा। दूसरा ट्रीटमेंट कौन सा है? बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है जिसमें ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन करवाया जाता है। तीसरा कैसा है? फिजिको केमिकल प्रोसेस है जिसमें कि पैथोजेनिक और इनऑर्गेनिक इंप्योरिटीज का रिमूवल किया जाता है। समझ में आ गई बात? इसकी जो थ्योरी है वो हमने मॉड्यूल में पूरी लिख कर दे दी है और एनसीईआरटी के अंदर ये माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर वाले चैप्टर में है। हिमांशु सर ने आपसे कहा होगा कि इकोलॉजी वाले पढ़ाएंगे। ठीक है जी, तो सुन लीजिएगा कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होता कैसा है, दिखता कैसा है। तो जो थ्योरी है वो आपके मॉड्यूल में प्रेजेंट है बेटा। उस पूरी थ्योरी का एक लाइन डायग्राम या एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन मैं आपको यहाँ पर बनाकर दे रहा हूँ। आप इस लाइन डायग्राम को देखिएगा, थ्योरी को पढ़िएगा, आपको सारी चीजें एक के बाद एक क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है, आइए बात करते हैं हम लोग सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में। शहर से निकलने वाला जितना भी वेस्ट वाटर है दैट इज द सीवेज वाटर। ये सीवेज वाटर पहले तो डायरेक्टली रिवर में डंप किया जा रहा था बेटा, लेकिन अब इसको डाइवर्ट करके कहाँ ले जाते हैं? एसटीपी में ले जाते हैं। ठीक, एसटीपी पे जो पहला ट्रीटमेंट होता है वो होता है फिल्टरेशन। कौन सा होता है बेटा? फिल्ट्रेशन कौन से ट्रीटमेंट का भाग है? प्राइमरी ट्रीटमेंट का भाग है। और जिस टैंक में ये किया जाता है वो कहलाता है प्राइमरी फिल्ट्रेशन टैंक। क्या कहलाता है बेटा ये जो प्राइमरी फिल्ट्रेशन टैंक है बेटा, इसमें एक मैश लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो कि आयरन का या स्टील का हो सकता है। आजकल के जमाने में तो भयंकर ऑटोमेशन है भैया, जिसमें आप कुछ घंटों के अंदर ही गैलन्स ऑफ वाटर का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लेकिन ये मैं आपको कन्वेंशनल बता रहा हूं जो कि पुराने जमाने से यूज होता आ रहा है। ठीक, यहाँ पर सीवेज को जैसे ही फिल्ट्रेशन टैंक में लिया जाता है, यहाँ पर एक मैश लाइक स्ट्रक्चर, कुल मिलाकर शुद्ध हिंदी में कहें तो जाली लगी होती है। ठीक, जैसे ही वाटर इसमें गिरेगा तो लार्ज साइज्ड इंप्योरिटीज जो होती हैं वो यहाँ पर रिमूव हो जाएगी। लार्ज साइज इंप्योरिटीज में पेपर हो सकता है, पॉलिथीन हो सकता है, क्लॉथ मटेरियल हो सकता है, थर्मोकॉल हो सकता है, डेड ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। ये सारी की सारी इंप्योरिटीज कहाँ फिल्टर आउट हो जाती हैं? इस मैश लाइक स्ट्रक्चर पर। ठीक, और ये जो फिल्ट्रेट वाटर है, ये जो फिल्टर्ड वाटर है, ये इस टैंक में इकट्ठा होता है और यहाँ से डायरेक्टली इसको अगले टैंक में ले जाया जाता है। और अगला टैंक होता है बेटा सेडिमेंटेशन टैंक। कौन सा टैंक है? ट्रीटमेंट कौन सा चल रहा है? प्राइमरी। प्राइमरी ट्रीटमेंट के दौरान जिस टैंक में सेडिमेंटेशन करवाया जाता है उसको कहते हैं प्राइमरी सेटलिंग टैंक। क्या कहते हैं बेटा इसको? ये प्राइमरी सेटलिंग टैंक के अंदर इसको इकट्ठा करवा लिया। राइट, पुराने जमाने में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की कैपेसिटी सेटलिंग टैंक की कैपेसिटी पर डिपेंड होती थी। क्यों? क्योंकि यहां से जो फिल्टर्ड वाटर है, अब इस फिल्टर्ड वाटर में सॉलिड, कॉलोइडल और डिसॉर्डर इंप्योरिटीज प्रेजेंट है। सेडिमेंटेशन से हम लोग सॉलिड इंप्योरिटीज का रिमूवल कर सकते हैं, लेकिन वो तभी कर सकते हैं जब उसको कुछ समय के लिए स्टेगनेंट कंडीशन में रखा जाए।
इसको स्टैग्नेंट कंडीशन में रखेंगे, इसका मतलब अब इसमें इस सीवेज का इनलेट नहीं हो सकता। देयरफॉर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की कैपेसिटी वाज मेनली डिसाइडेड बाय द कैपेसिटी ऑफ सेटलिंग टैंक, क्योंकि जब ये वाला लॉट खाली होगा तभी अगला वाला आ पाएगा, राइट। और इसमें जो ट्रीटमेंट है डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द सीवेज, ये कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों तक की प्रक्रिया होती थी, इसलिए पुराने जमाने में ये एक बहुत लेस एफिशिएंट प्रोसेस था, ठीक। अब प्राइमरी सेटलिंग टैंक में जब इसको स्टेगनेंट कंडीशन में रखेंगे तो इसमें जो सॉलिड इंप्योरिटीज है, कौन से बेटा, क्या वो नीचे सेटल डाउन होंगी? ये सॉलिड इंप्योरिटीज यहाँ पर मान लेते हैं सेटल डाउन हो गई है। ये जो सॉलिड इंप्योरिटीज है बेटा, ये सेटल डाउन होकर बना रही है स्लज। क्या बना रही है? कौन सा ट्रीटमेंट चल रहा है? प्राइमरी ट्रीटमेंट में जो स्लज बना है उसको कहा जाता है प्राइमरी स्लज। अब गई बात समझ में? प्राइमरी स्लज में सॉलिड इंप्योरिटीज है बेटा, इसका मतलब क्या चीज इकट्ठी हुई? क्ले, सिल्ट और सैंड। क्या इकट्ठा हुआ? क्ले, सिल्ट और सैंड। क्ले, सिल्ट और सैंड है, इसका मतलब इसको हम नेचर में डंप कर सकते हैं आसानी से। आप इसको टेरेस्ट्रियल एरिया या एक्वेटिक एरिया में आसानी से डंप कर सकते हैं, क्योंकि मेनली ये एक्चुअल में सेडिमेंट ही है, राइट। ऊपर वाला जो पार्ट है, क्या ये सुपरनेटेंट इज एक्चुअली द ट्रीटमेंट आफ्टर प्राइमरी ट्रीटमेंट बेटा? इट इज नोन एज अ प्राइमरी एफ्लुएंट। क्या कहलाता है ये? प्राइमरी एफ्लुएंट में से किसको हटा दिया है? सॉलिड इंप्योरिटीज। बचा कौन? कोलॉइडल एंड डिसॉल्व्ड। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों हो सकते हैं। अब प्राइमरी एफ्लुएंट का होगा बेटा सेकेंडरी ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए इसको अगले टैंक में ले जाया जाता है बेटा। सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए जिस टैंक में इसको ले जाया जाता है वो कहलाता है ऑक्सीडेशन टैंक। क्या बेटा? एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा बार पूछा गया प्रश्न, ये बताइए ऑक्सीडेशन टैंक एसटीपी के किस ट्रीटमेंट में यूज होता है? सेकेंडरी ट्रीटमेंट में यूज होता है। समझ में आई बेटा बात? अब ऑक्सीडेशन टैंक में जब इस प्राइमरी एफ्लुएंट को ले जाएंगे तो ऑक्सीडेशन टैंक के नाम से समझ में आ रहा है कि यार यहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन होगा। क्या होगा बेटा? ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन इज अ ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस। इस वजह से इस टैंक में लगातार ऑक्सीजन की सप्लाई दी जाती है ताकि डिकम्पोजिशन को फास्ट करवाया जा सके, ठीक। अब ये एफ्लुएंट पहुंच गया कहां पर भैया? इस ऑक्सीडेशन टैंक में। यहां से लगातार ऑक्सीजन डिफ्यूज हो रही है। आपने शायद बायो रिएक्टर में पढ़ा होगा कि जिस जगह से न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन की सप्लाई होती है वहां पर बैक्टीरियल ग्रोथ सबसे ज्यादा एबंडेंस में होगी, इसलिए प्रॉपर मिक्सिंग किया जाना जरूरी है। और प्रॉपर मिक्सिंग के लिए यहाँ पर एजिटेटर शाफ्ट लगी होती है। क्या लगी होती है बेटा? जो कि लगातार घूमती रहती है और ये वाटर में ऑक्सीजन की मिक्सिंग प्रॉपर करवाती है, ठीक। हर जगह पर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी बराबर होगी। जब ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी होगी तो इसमें प्रेजेंट डिकम्पोजर्स क्या ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन करेंगे? डिकम्पोजर्स कौन होते हैं? बैक्टीरिया एंड फंगस। कौन होते हैं? क्या यहाँ ऑर्गेनिक मैटर उन बैक्टीरिया और फंगस के लिए फूड या न्यूट्रिशन का काम कर रहा है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया फंगस की ग्रोथ बढ़ेगी कि कम होगी? जब यहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन होगा तो इसमें प्रेजेंट बैक्टीरिया और फंगस की कॉलोनीज डेवलप होना स्टार्ट करेंगे बेटा। तो यहाँ पर एनसीईआरटी ने लिखा है कि द फिलामेंटस मैश लाइक कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगस। क्या? filamentous mesh like colonies of bacteria and fungus are formed which are known as flocks। यहां पर किसका फॉर्मेशन होता है? फ्लॉक्स का, ठीक। फ्लॉक्स का फॉर्मेशन क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन किया जा रहा है, राइट। मुझे ये बताओ कि ऑक्सीडेशन टैंक में ट्रीटमेंट कब तक किया जाएगा? जब तक ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज ना हो जाए। पता कैसे लगेगा कि ऑर्गेनिक? बीओडी मिनिमम हो जाएगा। बीओडी जैसे ही बीओडी मिनिमम होगा समझ में आ गया कि इसमें ऑर्गेनिक मैटर नहीं बचा है या ऑर्गेनिक मैटर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। जैसे ही बेटा बीओडी मिनिमम होता है इस वाल्व को खोला जाता है और इस वाल्व को खोलकर ये जो एफ्लुएंट है इसको ले जाते हैं अगेन एक सेडिमेंटेशन टैंक में। किसमें ले गए? कौन सा ट्रीटमेंट चल रहा है? सेकेंडरी। इसका मतलब ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट का सेटलिंग टैंक है बेटा। दिस इज द सेकेंडरी सेटलिंग टैंक। यहां तक की कहानी सब बच्चों को क्लियर?
अब सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में फिर इसको कुछ समय के लिए स्टैग्नेंट कंडीशन में रखा जाएगा। यार हम सॉलिड इंप्योरिटीज तो पहले ही अलग कर चुके हैं, अब यहाँ सेटल डाउन क्या होगा, फ्लॉक्स, क्योंकि सॉलिड इंप्योरिटीज तो हट गई हैं, अब मेनली इसमें सेटलिंग किसकी होगी, फ्लॉक्स की। ये भैया यहाँ पर फ्लॉक्स जमा होंगे, राइट। जब ये सेटलिंग टैंक में फ्लॉक जमा हो रहे हैं, क्या इसको भी हम स्लज कहेंगे? यहां पर कौन सा स्लज था, ये क्या है? अब सेकेंडरी स्लज के अंदर क्या लिविंग ऑर्गेनिजम्स है? सेकेंडरी स्लज में क्या है, इसलिए इसको कहा जाता है एक्टिवेटेड स्लज। एग्जामिनेशन का क्वेश्चन, ठीक है। एक्टिवेटेड स्लज इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग विच ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट। समझ में आ गई बात। अब यार हमने यहाँ पर प्राइमरी स्लज में क्ले, सिल्ट और सैंड था, इसको नेचर में डिस्पोज कर दिया था, लेकिन एक्टिवेटेड स्लज में तो भैया लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जिसको हम लोग इम्प्रॉपर डिस्पोजल में तो नहीं डाल सकते। मतलब आप इसको रिवर में या टेरेस्ट्रियल एरिया में या एग्रीकल्चरल फील्ड में डंप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये वाटर बॉडी का बीओडी बढ़ा सकते हैं और किसी भी टेरेस्ट्रियल एरिया में पैथोजेनेसिटी कॉज कर सकते हैं, इसलिए इनका प्रॉपर डिस्पोजल किया जाना जरूरी है। ये जो एक्टिवेटेड स्लज है बेटा, इस एक्टिवेटेड स्लज को ले जाया जाता है एनएरोबिक डाइजेस्टर्स में। किस में ले जाते हैं बेटा, एनएरोबिक डाइजेस्टर्स में इसे ले जाया जाता है। यार एनएरोबिक डाइजेस्टर सुना है क्या आपने कभी? अरे भैया फीड टैंक ऑफ बायोगैस प्लांट, बायोगैस प्लांट का जहां फीड डाला जाता है वो एनारोबिक डाइजेस्टर ही होता है बेटा, ठीक है। तो इसको कहां ले गए हम लोग, एनारोबिक डाइजेस्टर में। किसको ले गए, एक्टिवेटेड स्लज को। क्या होगा यहाँ पर, बायोगैस बनाएगा। अरे बोलो, अरे मिथेनोजन थोड़ी है ये, बायोगैस कौन बनाते हैं, मिथेनोजन। इनफ्लक्स का क्या होगा, अरे मर जाएंगे भाई, क्योंकि ये एरोबिक है। आ गई बात समझ में, कैसे है ये, कंडीशन कैसी है, यहाँ पर सरवाइव कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब दे विल एक्ट एज द फीड फॉर मिथेनोजेंस इन द एनारोबिक डाइजेस्टर्स, दे विल एक्ट एज द फीड फॉर मिथेनोजेंस इन एनारोबिक डाइजेस्टर। और ये मिथेनोजेंस इस फीड को यूज करके अल्टीमेटली, इसका मतलब यहां पर हुआ है सस्टेनेबल डिस्पोजल, मतलब वेस्ट से भी कुछ ना कुछ काम की चीज बनाई गई है। अरे आ गई बात समझ में। नेक्स्ट, ये जो एक्टिवेटेड स्लज है यार, एक्चुअल में ये वो ऑर्गेनिज्म है जिन्होंने डिकम्पोजिशन सबसे ज्यादा करवाया है। इसका मतलब ये हमारे ऑक्सीडेशन टैंक के मोस्ट डिजायरेबल ऑर्गेनिजम्स हैं। इसलिए एक्टिवेटेड स्लज का कुछ पार्ट इनोकुलम के फॉर्म में, इनोकुलम जानते हो क्या, स्टार्टर कल्चर। जब भी घर में दही जमाना होता है, पड़ोस वाली आंटी के पास जाके बोलते हो आंटी आंटी जावन दो ना, अरे हाँ के ना, तो वो जावन एक्चुअल में है क्या। तो अब की बार घर जाओ तो जाकर बोलना, बोला आंटी आंटी इनोकुलम दो ना, आंटी को पकड़ के घर पे ले आएंगी तुम्हें, तुम्हारे, और मम्मी से कहेंगे कि बोले कोटा जाके पता नहीं क्या क्या सीख के आया, पता नहीं क्या मांग रहा है, राइट। अरे हाँ के ना, है ना। बहुत हायर लेवल था ये। चलिए जी। भाई के साथ पर्सनल घटना घट चुकी है जा। चलिए जी सुनिएगा प्लीज। तो अगर हम लोग इनोकुलम की बात करें, तो ये जो एक्टिवेटेड स्लज है, इसका इनोकुलम ऑक्सीडेशन टैंक में इनोकुलेट किया जाता है, राइट। जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन टैंक का जो ट्रीटमेंट है वो फास्टर रेट पर करवाया जा सके, राइट बच्चे। यहाँ पर जब इसका सेटलिंग हो जाता है तो जो ऊपर सुपरनेटेंट बचता है, ये बेटा सेकेंडरी ट्रीटमेंट का एफ्लुएंट है, इसको कहा जाता है सेकेंडरी एफ्लुएंट। बेटा अब यहाँ पर ध्यान देना बात को, सॉलिड इंप्योरिटीज अलग कर दी, यहाँ पर जो फ्लॉक्स थे उनको अलग कर दिया, ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज हो चुका है। अब इसमें मेनली तो डिसॉल्व्ड इंप्योरिटीज हैं, वो भी इनऑर्गेनिक, राइट। इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम एसटीपी से सेकेंडरी एफ्लुएंट को ही डिस्पोज किया जाता है। मतलब एसटीपी से निकलने वाला जो पानी होता है वो मेनली सेकेंडरी एफ्लुएंट ही होता है। अरे बोलो यार, इसका मतलब दिस सेकेंडरी एफ्लुएंट कैन बी फर्दर डिस्पोज्ड, वाटर बॉडी में डाला जा सकता है, एग्रीकल्चरल फील्ड्स में डाला जा सकता है, राइट। लेकिन ये अभी ह्यूमन यूज के लिए फिट
क्यों? क्योंकि अभी भी इसमें पैथोजेंस हो सकते हैं और टर्बिडिटी हो सकती है, इसलिए इसका फर्दर किया जाता है टर्शरी ट्रीटमेंट। कौन सा बेटा? टर्शरी ट्रीटमेंट। अगर हम टर्शरी ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें सबसे पहले हम लोग देते हैं कि केमिकल ट्रीटमेंट, जिसमें एलम या जिरकोनियम या FeCl3 जैसे केमिकल्स का यूज किया जाता है। एलम जिसको हम फिटकरी कहते हैं। पुराने जमाने में ये होता था कि घर में जब गंदला सा पानी आता था, दादी नानी क्या करती थी कि वो मटके में या जो पानी का वेसल होता है उसके अंदर एक बार फिटकरी घुमा देती है, जिसकी वजह से जितनी भी डस्ट और जितने भी सॉलिड इंप्योरिटीज होती है, इनऑर्गेनिक होती हैं, वो प्रेसिपिटेट डाउन हो जाती है। यहाँ पर भी यही कर रहे हैं। एलम, जिरकोनियम और FeCl3 इसमें प्रेजेंट इनऑर्गेनिक इंप्योरिटीज का प्रेसिपिटेशन कॉज करते हैं। क्या कॉज करते हैं बेटा? प्रेसिपिटेशन, राइट। इनऑर्गेनिक इंप्योरिटीज रिमूव हो गई। अभी भी इसमें पैथोजेंस हो सकते हैं। पैथोजेंस की किलिंग के लिए यूवी एंड ओजोन का ट्रीटमेंट दिया जाता है। किसका बेटा? यूवी एंड ओजोन का। समझ में आ गई बात? यूवी एंड ओजोन के ट्रीटमेंट के बाद पैथोजेंस की भी किलिंग हो गई, लेकिन वाटर में अभी भी टर्बिडिटी होगी। क्या होगी? टर्बिडिटी जानते हो? धुंधलापन। टर्बिडिटी क्या है? कभी भूल जाए तो याद रखने का तरीका बता देता हूँ। कांच के गिलास में पानी भरा, प्योर वाटर है, ट्रांसपेरेंट होगा, उसमें आधा नींबू निचो दीजिए, क्या वो ट्रांसपेरेंट रहेगा? वो हो गया टर्बिड। क्या हो गया? तो टर्बिडिटी क्या होती है? धुंधलापन। इस वाटर में अभी भी टर्बिडिटी हो सकती है। टर्बिडिटी को क्लीन करने के लिए इसमें किया जाता है क्लोरीनेशन या क्लोरीन ट्रीटमेंट। क्या किया जाता है बेटा? क्लोरीनेशन या क्लोरीन ट्रीटमेंट। आपने सुना भी होगा, स्विमिंग पूल्स का जो पानी है उसमें क्लोरीन और ब्लीचिंग पाउडर से उसकी क्लीनिंग की जाती है। तो जो स्विमिंग पूल का पानी हमें ब्लू नजर आता है वो किसकी वजह से? टाइल्स की वजह से बेटा। अरे समझ में आई बात? क्लोरीन की वजह से तो वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है। इसलिए हम लोग क्या होता है, बहकावे में आ जाते हैं और हमें बहका कर चले गए हनी सिंह जी, कहकर गए हैं कि आज ब्लू है पानी 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 पानी। अरे हाँ कि ना? और हम सब ने उनकी बात इसलिए मानी क्योंकि हम में से किसी ने भी उस गाने में पानी तो देखा ही नहीं। हालो कसम किसी ने देखा हो तो। ये खत्म हुआ आपका सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। चलो। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं बेटा। अभिषेक कुमार कह रहा है कि बोले सर हमें भी सुनना है। नहीं, काहे ब्लॉक करता? वो कह रहा है कि पैसे मैंने भी दिए हैं। चलिए, लिख लिया क्या? फटाफट। हाँ। ऑर्गेनिक वेस्ट में फीकल मैटर होगा, वेस्ट फूड होगा। नहीं भाई साहब, ऑर्गेनिक के बारे में तो मैंने कहा ही नहीं ऐसा। डेड ऑर्गेनिज्म, जो डेड बॉडी होगी वो तो लार्ज साइज में चली जाएगी। हम्म। हाँ हाँ, ऑब्वियस सी बात है, उसमें डालने से पहले ले जाते हैं। फ्लॉक्स? हाँ। क्या है? बस साले, अभी भी ये पूछ रहा है। अरे बैक्टीरिया और फंगस की फिलामेंटस मैश लाइक कॉलोनीज है ना यार, डिकम्पोजर्स हैं जिन्होंने ग्रो किया है। गजब करते हो पांडे जी।
ये है भैया आपके वाटर पॉल्यूशन इंडिकेटर्स। अगर वाटर के अंदर डेफनिया, ट्राउटफिश, स्टोन फ्लाई लार्वा प्रेजेंट हैं, दैट मीन्स ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि वाटर में बीओडी कम है और पॉल्यूशन भी कम है। अगर हम बात करते हैं इकोलाई, कायरोनोमस लार्वा, ब्लड वॉर्म, स्लज वॉर्म, बेटा स्लज वॉर्म के अलावा आपके मॉड्यूल में ट्यूबिफेक्स भी दिया हुआ है, याद रखना। स्लज वॉर्म को ही हम ट्यूबिफेक्स के नाम से जानते हैं, मतलब इसका जो बायोलॉजिकल नेम है वो क्या है, ट्यूबिफेक्स है, ठीक। और सीवेज फंगस अगर ये प्रेजेंट है, इसका मतलब वाटर के अंदर बीओडी हाई है, यहाँ पर पॉल्यूशन ज्यादा है। तो ये सब पॉल्यूटेड वाटर में ग्रो करेंगे और ऊपर वाले फ्रेश वाटर में या नॉन पॉल्यूटेड वाटर ग्रो करेंगे। डन, बढ़े आगे। बोर्जियंस कम हो जाती है। डन, फोटो ले लो ना यार। कितने लोग लिख रहे हैं बेटा अभी? बच्चे किसमें? बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में, हाँ एरोबिक कंडीशन में, और एनारोबिक डाइजेस्टर्स भी इसी पार्ट में इंक्लूडेड है। अरे तो नहीं, बोर्ड की लिमिटेशन है सर। फिर वो दिखते रहते, लिखते रहते हैं कि बोले सर जूम कर दो, जूम कर दो। चलो डन। जो लोग नहीं लिखे बेटा, ऑनलाइन मिलता है ना आपको ये, है ना, आप उस समय पर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसके बाद बना लीजिएगा। नॉट अलाउड, आईफोन में आ जाता है। अब नहीं लेंगे। चलो भाई, इसके बाद आपकी एनसीईआरटी में केस स्टडी दे रखी है यार, है ना। और एग्जामिनर आजकल भैया केस स्टडी से क्वेश्चन पूछने लगा है यार। पहले तो हम छुड़वा दिया करते थे कि यार ये वाली ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर बस एक बार पढ़ के चले जाना। बस यही है कि वो किस्मत अच्छी होती है कि जब पढ़ा दिया है तो आ गया है, वरना कई बार तो ऐसे ही छोड़ देते थे कि हाँ यार केस स्टडी है, केस स्टडी से केवल एक आपको जनरल इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, लेकिन अभी आपको पक्का पता होना चाहिए, ठीक है। केस स्टडी अबाउट इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। क्या बेटा? इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। चलो सुनना बहुत ध्यान से। एनसीईआरटी ने ये जो केस स्टडी बताई है बेटा, अरकाटा नाम की एक जगह की बताई है, ठीक। सुनना ध्यान से हर एक चीज को। अरकाटा एक शहर है विच इज लोकेटेड अलोंग द नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ कैलिफोर्निया। अरकाटा के लोकल टाउन्स पीपल एंड हम्बोल्ट स्टेट यूनिवर्सिटी के बायोलॉजिस्ट ने साथ में मिलकर एक इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाया, ठीक। अब इसमें काम की चीज जिस पर एम्फेसाइज करना है वो क्या है, यहां पर टर्म लिखा हुआ है इंटीग्रेटेड। अब यार इंटीग्रेटेड क्यों लिखा गया, बस वो आपको क्लियर होना चाहिए। इंटीग्रेटेड इसलिए लिखा गया है क्योंकि इस वाटर ट्रीटमेंट में दो प्रोसेसेस इन्वॉल्व है।
मतलब वाटर का ट्रीटमेंट 2 प्रोसेसेस में कंप्लीट होता है, ठीक है, जिसमें से पहला प्रोसेस है कन्वेंशनल ट्रीटमेंट, कैसा बेटा, और दूसरा है नेचुरल ट्रीटमेंट। याद रखना है भैया, इंटीग्रेटेड क्यों कहा गया है, क्योंकि इट इज इंटीग्रेशन ऑफ 2 प्रोसेसेस, वन इज कन्वेंशनल एंड वन इज नेचुरल। समझ में आ गई बात। कन्वेंशनल को अगर मैं शुद्ध हिंदी में बताऊं तो इसका मतलब होता है परंपरागत, जिसको यूज करने की पुराने जमाने से परंपरा चली आ रही है। अब सुनना, कन्वेंशनल ट्रीटमेंट में होता क्या है, अरकाटा से निकलने वाला जो वेस्ट वाटर है उसका पहले कौन सा ट्रीटमेंट, कन्वेंशनल। कन्वेंशनल में क्या किया जाता है, फिल्टरेशन एंड सेडिमेंटेशन। रिलेट करना चीजों को बेटा, पहले क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। फिल्ट्रेशन में लार्ज साइज इंप्योरिटीज हट जाएंगी, सेडिमेंटेशन में सॉलिड इंप्योरिटीज सेडिमेंट डाउन हो जाएंगी, बचेगी कौन, कॉलोइडल एंड डिसॉल्व। बोले तो ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक ही बचेगी मेनली। उनका ट्रीटमेंट किया जाता है किससे, नेचुरल में इन्होंने क्या किया, 60 हेक्टेयर ऑफ मार्शलैंड यूज किया। क्या यूज किया बेटा, 60 हेक्टेयर ऑफ मार्शलैंड, जो कि 6 कनेक्टेड मार्शेज में कन्वर्ट किया गया। किसमें बेटा, 6 कनेक्टेड मार्शेज में इसको कनेक्ट किया, में कन्वर्ट किया गया। बोले तो 10-10 हेक्टेयर के 6 मार्श बना दिए, ठीक। अब सुनना ध्यान से, एवरी मार्श वॉज सीडेड बाय डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया, फंगस, एल्गी एंड प्लांट्स। ईच मार्श वॉज सीडेड बाय, सीडेड मतलब उसमें ग्रो करवाया गया, किसको, बैक्टीरिया, फंगस, एल्गी एंड प्लांट्स को, ठीक। कन्वेंशनल ट्रीटमेंट के बाद आ रहे वाटर को इन मार्शेज से गुजारा गया बेटा। पहले मार्श में जब वाटर गया तो उसमें प्रेजेंट बैक्टीरिया और फंगस ने ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन किया, उसमें प्रेजेंट एल्गी और प्लांट ने इनऑर्गेनिक मैटर और हैवी मेटल्स का असिमिलेशन किया। मतलब पहले मार्च में क्या ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इंप्योरिटीज कम हुई, धीरे धीरे वाटर कहां पहुंचा, सेकंड में। सेकंड मार्च में प्रेजेंट बैक्टीरिया और फंगस ने ऑर्गेनिक मैटर को और डिकम्पोज किया, देन प्लांट और एल्गी ने बचे हुए इनऑर्गेनिक कंटेंट को असिमिलेट किया। तीसरे मार्च में भी यही हुआ, चौथे मार्च में भी यही हुआ, पांचवें मार्च में भी यही हुआ और छठे मार्च में भी यही हुआ। इसका मतलब ये जो ट्रीटमेंट चल रहा है इससे लगातार ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इंप्योरिटीज कम होती जा रही है। छठे मार्च से रिलीज होने वाला जो वाटर था, इट वाज अप्रोक्सीमेटली प्योर वाटर, जिसको डायरेक्टली वाटर बॉडीज के अंदर या फिर एग्रीकल्चरल यूज या कैटल यूज में काम में लिया जा सकता था। अरे बोलो यार, ये जो पूरा सेटअप है, इस पूरे सेटअप की देखभाल करने के लिए एक ग्रुप बनाया गया जिसका नाम था फ्रेंड्स ऑफ अरकाटा मार्शेस। एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है, ठीक है, क्या नाम है इसका, फ्रेंड्स ऑफ अरकाटा मार्श। इस पूरे सेटअप की देखभाल करने के लिए इसको बनाया गया और यहाँ पर ह्यूमन डिस्टरबेंसेस मिनिमम होने की वजह से इस जगह पर कई अलग अलग तरह के बर्ड्स, फिशेस और एनिमल्स नाउ रिसाइड देयर। इस वजह से एक सेंचुरी यहाँ पर डेवलप हो गई है, ठीक। एनसीईआरटी ने इस केस स्टडी के साथ ही एक चीज और मेंशन की है और वो है इकोलॉजिकल सैनिटेशन। क्या है बेटा, इकोलॉजिकल सैनिटेशन। आप चाहो तो इसकी डेफिनेशन लिख लीजिएगा कि इकोलॉजिकल सैनिटेशन एक्चुअल में है क्या। वेस्ट डिस्पोजल बाय नेचुरल मेथड्स। क्या बेटा, वेस्ट डिस्पोजल बाय नेचुरल मेथड्स, इसको हम लोग कहते हैं इकोलॉजिकल सैनिटेशन। वेस्ट डिस्पोजल बाय नेचुरल मेथड्स, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इकोलॉजिकल सैनिटेशन। अब इकोलॉजिकल सैनिटेशन से रिलेटेड आपकी एनसीईआरटी ने एग्जांपल दिया है इकोसेन टॉयलेट्स का। किसका बेटा, इकोसेन टॉयलेट्स। नाम इसलिए दिया गया, इकोलॉजिकल सैनिटेशन। डेफिनेशन क्या है, वेस्ट डिस्पोजल बाय नेचुरल मेथड्स, राइट। इकोसेन टॉयलेट्स में भी जो वेस्ट डिस्पोजल है वो कैसे होगा, नेचुरल मेथड से होगा। मतलब सीधी सीधी बात ये है कि ये ऐसे टॉयलेट्स हैं जिनमें सीवेज नहीं बनता। हेलो, सीवेज क्यों नहीं बनता, क्योंकि ऐसे टॉयलेट्स होते हैं जिनमें फ्लश नहीं होता, राइट। फ्लश नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है एक्सक्रीटा का रिमूवल वाटर से नहीं होगा, सीवेज जनरेशन नहीं होगा। तो फिर यार इसमें होता क्या है, मैं आपको इसका पूरा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। एक जो टॉयलेट होता है उसमें 2 कमोड्स होते हैं, राइट। हर एक कॉमोड का अपना अपना सेपरेट टैंक होता है।
एक बार में एक ही टैंक फंक्शनल रखा जाता है, यूज दोनों किए जा सकते हैं लेकिन एक बार में एक ही टैंक को फंक्शनल रखा जाता है। ठीक, ये जो टैंक का कमोड है इस पर हमेशा कवर होता है, जब भी यूज करना हो कवर हटाना होता है, इसको यूज करना होता है। यूज करते हैं तो जो एक्सक्रीटा है वो सीधा टैंक में जाता है, टैंक में जा रहा है, इसका मतलब उसको डिस्पोज करने के लिए आपको वाटर का यूज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसकी वजह से फाउल स्मेल जनरेट हो सकती है, इसलिए हर बार यूज करने के बाद इस एक्सक्रीटा के ऊपर ऊपर से मिट्टी डाल दी जाती है, इसको सॉइल से कवर कर दिया जाता है और वापस से इसका ढक्कन बंद कर दिया जाता है। हेलो, एक फैमिली यूज कर रही है तो ऐसा मानते हैं कि मान लीजिए एक फैमिली ने उसको यूज किया तो एक साल में वो टैंक भरा, कितने समय में? एक साल में वो टैंक भर गया। जब एक साल बाद वो टैंक भर जाता है तो इसका यूज बंद कर दिया जाता है और दूसरा टैंक या दूसरा कमोड फंक्शनल किया जाता है। अब अगले एक साल में ही भरेगा, एक साल तक दूसरा वाला कमोड और टैंक कैसा है? बंद है, मतलब उसमें ह्यूमन एक्सक्रीटा है, सॉइल है और सॉइल माइक्रोब्स है। ये सॉइल माइक्रोब्स उस ह्यूमन एक्सक्रीटा का कंपोस्टिंग करेंगे और इसको केमिकल फर्टिलाइजर की जगह नेचुरल फर्टिलाइजर या मैन्योर में कन्वर्ट करेंगे। राइट, एक साल में जब ये वाला टैंक भरेगा तब तक इसकी कंपोस्टिंग हो चुकी होगी, इस टैंक को खाली किया जाता है, बाहर मिलेगा क्या? नेचुरल फर्टिलाइजर। हेलो, इसको एग्रीकल्चर में यूज किया जा सकता है। अरे बोलो यार, ये वाला टैंक भर गया, ये वाला टैंक को अगले एक साल तक बंद रखेंगे, इसमें क्या चलेगा? कंपोस्टिंग। फंक्शनल कौन सा हो जाएगा? पहले वाला। समझ में आ गई बात? ये है भैया आपका इकोसेन टॉयलेट। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि इकोसेन टॉयलेट किस कॉन्सेप्ट पर काम करते हैं? ड्राई कंपोस्टिंग। इकोसेन टॉयलेट्स काम करते हैं बेटा किस पर? ड्राई कंपोस्टिंग पर। क्या यहां तक की बात क्लियर? आगे एनसीईआरटी ने कहा है कि इंडिया में केरला में और श्रीलंका के कुछ भागों के अंदर फंक्शनल इकोसेन टॉयलेट्स प्रेजेंट है। ठीक है, ये बहुत पुरानी बात हो गई। अभी स्वच्छ भारत अभियान के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पूरे नेशन वाइड हजारों लाखों इकोसेन टॉयलेट्स इंस्टॉल करवाए हैं, जिनमें से मैक्सिमम ध्यान दिया गया है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। अरुणाचल प्रदेश हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, आसाम हो गया, इन सब जगहों पर बहुत सारे इकोसेन टॉयलेट्स डेवलप कराए गए हैं क्योंकि वहां पर नेचुरल रिसोर्सेज एबंडेंस में है और जिनके सीवेज से बचाना है या और नेचुरल रिसोर्सेज को डिस्ट्रॉय होने से बचाना है, इसलिए वहां पर मैक्सिमम चीजें नेचुरल डिस्पोजल से की जा रही है। क्या यहाँ तक की कहानी क्लियर बेटा? ये खत्म हुई बात किसकी बेटा? इकोसेन टॉयलेट्स की, और इसी के साथ खत्म हो गया आपका वाटर पॉल्यूशन। अगला आ रहा है सॉलिड वेस्ट। क्या है बेटा? सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट क्या है? एवरीथिंग दैट गोज इन ट्रैश, जिस भी चीज को हम डस्टबिन में डालते हैं वो सब क्या है? सॉलिड वेस्ट है, क्योंकि बाकी चीजों को हम पानी से बहा देते हैं। राइट, तो जो भी चीज डस्टबिन में जाती है वो क्या है बेटा? सॉलिड वेस्ट। और सॉलिड वेस्ट के डिस्पोजल की जो जिम्मेदारी है वो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की। हमारे घर से जितना भी कचरा इकट्ठा होता है उसको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लेकर जाता है। पुराने जमाने में इसका डिस्पोजल कैसे किया जाता था? ओपन बर्निंग से। कैसे? खुले में इकट्ठा कर देते थे, जला देते थे। उसकी वजह से एक तो एयर पॉल्यूशन हो रहा था, और हर एक चीज कंप्लीटली बर्न हो जाए जरूरी नहीं है, तो जो रिमेनेंट्स होते थे दे एक्ट एज द पेस्ट ब्रीडिंग ग्राउंड्स, जहां पर पेस्ट और पैथोजेंस की ग्रोथ हो रही थी। इसलिए आजकल जो तरीका अपना जा रहा है वो क्या है? सैनिटरी लैंडफिलिंग। क्या यूज कर रहे हैं? जिसमें कि कचरे को इकट्ठा करके शहर के बाहर एक बड़े से गड्ढे में डाल दिया जाता है और रोज उसको ऊपर से मिट्टी से कवर कर देते हैं। दिस इज नोन एज लैंडफिलिंग। लेकिन हम भी जानते हैं कि ये भी बहुत एफिशिएंट तरीका क्यों नहीं है। सबसे पहली चीज, बढ़ती हुई पॉपुलेशन की वजह से गार्बेज बढ़ रहा है और इसको गाड़ने के लिए जगह की कमी आ रही है। दूसरी चीज, घरों से निकलने वाले वेस्ट में केवल बायोडिग्रेडेबल नहीं, नॉन बायोडिग्रेडेबल और टॉक्सिक केमिकल्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं जो कि अंडरग्राउंड वाटर को भी पॉल्यूट कर सकते हैं। लेकिन अभी वर्तमान समय में हमारे पास और कोई तरीका है नहीं। ठीक, सॉलिड वेस्ट में हॉस्पिटल वेस्ट भी लिखा गया है जिसका डिस्पोज करने का तरीका इंसिनरेशन। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट या ई वेस्ट भी किस में आता है बेटा? सॉलिड वेस्ट में आता है। सॉलिड वेस्ट के अंदर एक केस स्टडी दी गई है बैंगलोर के अहमद खान की, राइट, जो कि पिछले 12 साल से 57 साल के हैं बेटा। मैं ही पढ़ा रहा हूँ 12 साल से, तो राइट, पिछले 12 साल से कैसे बेटा? 57 साल के हैं और इनका पॉलीथीन के बैग्स बनाने का बिजनेस है। राइट, अब पॉलीथीन के जो बैग्स बना रहे थे 8 साल पहले, है ना, आपके मॉड्यूल में 8 इयर्स एज लिख दिया गया है लेकिन इट इज 8 इयर्स अगो। राइट, अब पता नहीं कब से 8 साल पहले, लेकिन 8 साल पहले इनको पता लगा कि यार पॉलीथीन से तो पॉल्यूशन होता है बे, क्या किया जाए? बिजनेस बंद कर दिया जाए।
नहीं भाई साहब, अ गुड बिजनेसमैन नेवर थिंक्स ऑफ शटिंग डाउन द बिजनेस, ही ऑलवेज थिंक्स टू एक्सपांड द बिजनेस। इसलिए इन्होंने एक नया तरीका खोजा, क्या कि लोगों से पॉल्यूशन फैलवाओ और फिर उसी पॉल्यूशन को साफ करने का पैसा लो। अरे यही तो है यार, यही तो गुड बिजनेस है कि हाँ ठीक है भैया तुम गंदगी फैलाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको साफ भी हम ही करेंगे और उसका पैसा आप दोगे। राइट, इन्होंने यही किया। इन्होंने वो जो पॉलीथीन था, उस पॉलीथीन का गार्बेज जो है वापस से लिया और उससे एक नया मटेरियल बनाया जिसका नाम था पॉली ब्लेंड। क्या बेटा? अब पॉली ब्लेंड के बारे में आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहली चीज कि पॉली ब्लेंड है क्या, और दूसरी चीज पॉली ब्लेंड का रॉ मटेरियल क्या है। ठीक है, तो पॉली ब्लेंड के बारे में आप चाहो तो एक लाइन लिख सकते हो, एनसीईआरटी में आपको सामने दिखी जाएगी। फाइन पाउडर ऑफ रिसाइकल्ड मॉडिफाइड प्लास्टिक। पॉलीब्लेंड क्या है बेटा? फाइन पाउडर ऑफ रिसाइकल्ड मॉडिफाइड प्लास्टिक। राइट। दूसरा बेटा, रॉ मटेरियल फॉर पॉलीब्लेंड क्या है? एनी थिन प्लास्टिक फिल्म। रॉ मटेरियल क्या है बेटा? एनी थिन, पतली प्लास्टिक फिल्म कैन बी रॉ मटेरियल। ठीक है बच्चों। अब अगली चीज आती है कि यार पॉलीब्लेंड काम क्या आता है। इस पॉलीब्लेंड को अगर बिटुमेन के साथ मिक्स कर दिया जाए, किसके साथ? बिटुमेन, जानते हो डांबर जिसको हम लोग कहते हैं, है ना, केमिस्ट्री में इसको एसफाल्ट के नाम से बताया जाता है। राइट। अगर इसको बिटुमेन के साथ मिक्स कर दिया जाए तो ये रोड की लाइफ को 3 गुना तक बढ़ा देता है और इसकी वाटर रिपेलेंट कैपेसिटी को भी इंक्रीज करता है। राइट। फिर आगे उसने दे रखा है कि भैया 2002 तक इतने किलोमीटर की सड़क बन गई थी, आपसे कभी भी ये नहीं पूछेगा कि बता सड़क कहां तक पहुंची। राइट। आगे वो लिख रहा है कि पहले रैक पिकर्स जो थे उनको 40 पैसे पर केजी का भाव मिलता था, अभी ये नहीं पूछेगा कि अभी क्या भाव चल रहा है। राइट, है ना। अरे 6 रुपये 12 साल पुरानी बात हो गई। ठीक है, तो वर्तमान समय में क्या भाव चल रहा है ये भी नहीं पूछेगा। लेकिन इसने एक चीज और लिखी हुई है, आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग और बेंगलोर सिटी कॉर्पोरेशन। बोले यार आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का नाम लिया क्यों गया है? वो इसलिए लिया गया है क्योंकि अहमद खान जी के एक बेटे हैं सलीम खान जी, जो कि इस आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में केमिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट थे, और उन्होंने अपने प्रोफेसर के साथ मिलकर ये आइडिया डेवलप किया था। एंड अ गुड बिजनेसमैन अहमद खान पेटेंटेड इट ऑन हिज नेम। समझ में आ गई बात? ठीक है, दिस इज कॉल्ड बिजनेस। ये था भैया आपका सॉलिड स्टेट का केस स्टडी। आज के लिए इतना है।